आज तुम लोग का दो टॉपिक है, एक है डाइजेशन और दूसरा है तुम्हारा ब्रीदिंग एक्सचेंज वाला जो रेस्पिरेशन बोलते हैं। बताओ इसमें कोई दिक्कत है या कोई क्वेश्चन पूछना है तो पूछ सकते हो। तो पेज नंबर 262 में लास्ट पैराग्राफ से समझा दीजिए। एनसीईआरटी यस सर। एनसीईआरटी ना, हाँ एक सेकंड एक सेकंड। हाँ, क्या पेज नंबर बताए थे? सर वो लास्ट पैराग्राफ में जो इंटेस्टाइन का अच्छा, पेज नंबर 262। 262। अच्छा हाँ, सबसे लास्ट पैराग्राफ ना। यस सर। तो इसमें जो लिखा हुआ है, द वेरियस टाइप्स ऑफ मूवमेंट आर जनरेटेड बाय द मस्कुलरीज लेयर ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। मस्कुलरीज लेयर समझ रहे हो? देखो, पूरे एलिमेंट्री कैनाल में 4 लेयर है, ये पता होगा। वो इम्पोर्टेंट है, याद रखना, क्योंकि उसमें कुछ मॉडिफिकेशन है जो गॉबलेट सेल वगैरह है, तो वही चीज बता रहा है कि उसका कुछ मूवमेंट होता है। मूवमेंट करने का मतलब, क्योंकि वो मसल्स है, लेयर है, तो मसल्स हमेशा कॉन्ट्रेक्टाइल नेचर का होता है, तो कुछ ना कुछ वो वहाँ पे मूवमेंट करेगा। तो हम एक बार पूरा पैराग्राफ पढ़ लेते हैं फिर। These movement help in stomach through mixing of the food with various secretion in the intestine and thereby facilitated digestion. ठीक है? The bile, pancreatic juice, and the intestinal juice are the secretion released into the small intestine. Pancreatic juice and bile are released through the hepatopancreatic duct. The pancreatic juice contains inactive enzyme. देखो यहाँ पे ध्यान देना। सबसे पहला जो पॉइंट है वो बोल रहा है कि स्मॉल इंटेस्टाइन का जो मस्कुलरीज लेयर होता है वो कुछ मूवमेंट करता है, जिसके कारण मूवमेंट के कारण उसमें कुछ सिक्रीशन और फूड का मिक्सिंग होता है उसके मूवमेंट के हेल्प से। ठीक है, नेक्स्ट है द बाइल, पेनक्रियाटिक जूस एंड द इंटेस्टिनल जूस आर द सिक्रीशन रिलीज इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन। सिंपल है, देखो इसका कुछ कॉन्सेप्ट है, समझना। ठीक है, जैसे मान लो ये हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन है और इससे कनेक्ट होता है डक्ट, ये पता होगा। ठीक है, ये डक्ट है, एक डक्ट लीवर के थ्रू आ जाता है और एक डक्ट पेनक्रियास से आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या क्या बोल रहा है। एक छोटा सा ये रफ डायग्राम बना रहे हैं। यहाँ पे लीवर होगा, यहाँ पे गॉल ब्लैडर होगा, और ये हो गया पेनक्रियाटिक, सॉरी पेनक्रियास हो जाता है। ये हो गया पेनक्रियाटिक डक्ट, ये होता है कॉमन हिपैटिक डक्ट इसको बोलते हैं, एनसीईआरटी में भी ये है। लीवर ये लीवर है, उससे जो निकलता है उसको हम लोग हिपैटिक डक्ट बोलते हैं। ठीक है, और गॉल ब्लैडर से जो निकलता है वो सिस्टिक डक्ट है। वहां 3 चीज यूज किया गया है। एक यूज है हमारा क्या, बाइल जूस, जो कि हमारा बनाता कौन है, लीवर, लेकिन ये चला जाता है गॉल ब्लैडर में, और वो गॉल ब्लैडर में वहां और ज्यादा वो कंसंट्रेट होता है, तो वो बनाता है बाइल जूस। इसमें 2 चीज है, बाइल सॉल्ट एंड बाइल पिगमेंट। ठीक है, दूसरा पेनक्रियाटिक डक्ट है। पेनक्रियास एक तरह का ग्लैंड है जो कि इंडो एंड एक्सोक्राइन दोनों है। यहाँ पे एक्सोक्राइन पढ़ रहे हैं हम लोग, क्योंकि ये एंजाइम करता है, तो ये इनएक्टिव एंजाइम रिलीज करता है। इनएक्टिव क्योंकि ये केमिकल सिक्रीट करेगा, लेकिन वो काम का नहीं होता है, वो इनएक्टिव होता है, उसको एक्टिव करना पड़ता है। दूसरा चीज क्या है, देखो ये बाइल जूस और ये पेनक्रियास का दोनों का सिक्रीशन कॉमनली इंटेस्टाइन के ड्यूडेनम पार्ट, क्योंकि वहां स्मॉल इंटेस्टाइन लिखा है बट ड्यूडेनम, स्मॉल इंटेस्टाइन का 3 पार्ट होता है। एक को बोलते हैं ड्यूडेनम, जेजेनम एंड इलियम।
ड्यूडेनम पार्ट में ये सारा। अब देखो ये जो सारा सिक्रीट होता है कैसे, ये कॉमन डक्ट से आ गया, ये भी डक्ट से आ गया, दोनों का कंबाइनली जो डक्ट है कॉमन डक्ट, उसको हम लोग बोलते हैं हिपैटोपेनक्रियाटिक डक्ट। हिपैटोपेनक्रियाटिक डक्ट तो उसमें वही बोल रहा है कि यहाँ पे इस रीजन में लीवर से भी आता है बाइल जूस, ठीक है, पेनक्रियाज से भी पेनक्रियाटिक जूस या पेनक्रियाटिक एंजाइम बोलते हैं, वो आता है कहाँ पे, स्मॉल इंटेस्टाइन है। साथ साथ में एक और चीज दिया है, इंटेस्टिनल जूस। इंटेस्टिनल जूस क्यों बोला है, क्योंकि यहाँ पे इंटेस्टाइन वॉल भी है, इंटेस्टिनल वॉल, कौन, इंटेस्टिनल वॉल भी इंटेस्टाइन जो जूस या एंजाइम जो निकालता है वो भी सिक्रीट होता है और वो स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है, जिसका हम लोग नाम देते हैं सकस एंटेरिकस, देखना होगा बुक में, सकस एंटेरिकस कहीं वर्ड होगा, ठीक है। तो सकस एंटेरिकस क्या है, ये एक तरह का डाइजेस्टिव एंजाइम है, ठीक है। तो देखो इंटेस्टाइनल वॉल से भी सिक्रीट हो रहा है तो यहीं पे आ रहा है स्मॉल इंटेस्टाइन में, पेनक्रियाज से भी निकल रहा है तो यहीं पे आ रहा है, और लीवर से भी निकल रहा है, आई मीन बाइल जूस जो है वो लीवर से निकल के इस डक्ट के थ्रू कहाँ आता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। बट इसमें कुछ लिखा हुआ है कि पेनक्रियाटिक जूस एंड बाइल आर लीड्स टू हेपेटोपेनक्रियाटिक डक्ट। देखो यहाँ पे जो है सेकंड जो हम तुमको बताए कि ये डक्ट, देखो यहाँ वाला डक्ट, इस डक्ट को हम लोग कॉमन हिपैटिक डक्ट बोले, तो ये हिपैटिक डक्ट है और ये पेनक्रियाटिक डक्ट है, ये दोनों एक साथ खुलता है इंटेस्टाइन में, जिसको हम लोग बोलते हैं कॉमन हिपैटोपेनक्रियाटिक डक्ट, जो कि वही लिखा है कि पेनक्रियाटिक जूस एंड बाइल जूस दोनों कॉमन हेपेटोपेनक्रियाटिक डक्ट के थ्रू कहाँ मतलब जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडेनम पार्ट में, ठीक है। नेक्स्ट हम आते हैं, इसमें लिखा है द पेनक्रियाटिक जूस कंटेन इनएक्टिव एंजाइम। इनएक्टिव क्यों, क्योंकि वो रिलीज है बट उसका काम वो नहीं कर पाएगा, वो उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा एक्टिव में। अब इसमें देखो यहाँ से क्वेश्चन बनता है, क्योंकि हमेशा ये पूछा गया है क्वेश्चन कि तुम्हारे पास 4-5 वर्ड्स को लिख देगा और पूछेगा इनमें से कौन जो है वो पेनक्रियाटिक जूस नहीं है, इस तरह से, तो वो याद करना इंपॉर्टेंट है। देखो पहला है इनएक्टिव एंजाइम में, देखो ट्रिप्सिनोजन, काइमोट्रिप्सिनोजन, प्रो कार्बोक्सीपेप्टाइडेज, एमाइलेज, लाइपेज एंड न्यूक्लियेज, ठीक है। तो देखो इसमें लाइपेज, न्यूक्लियेजेज एंड एमाइलेज, ठीक है, और ये जितना भी है इनएक्टिव एंजाइम, ये सारा जो है यहीं से क्या होता है, रिलीज होता है पेनक्रियाज से, जो कि इनएक्टिव फॉर्म है। उसके बाद एक और लाइन लिखा हुआ है कि ट्रिप्सिनोजन जो है वो एक तरह का इनएक्टिव एंजाइम है। देखो ट्रिप्सिनोजन जो है ये इनएक्टिव है, ये एक्टिव करता है तो ट्रिप्सिन बनाता है, क्या बनाता है, ट्रिप्सिन। और यहाँ पे एक एंजाइम है इंटेरोकाइनेज, ये इंटेरोकाइनेज एंजाइम इस फॉर्म को इस फॉर्म में लाता है, मतलब ट्रिप्सिनोजन को ट्रिप्सिन में कन्वर्ट करता है विद द हेल्प ऑफ इंटेरोकाइनेज। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आ चुका है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ का, ठीक है, कि ट्रिप्सिनोजन से ट्रिप्सिन में कन्वर्ट करने के लिए, जो कि पेनक्रियाटिक का एक इनएक्टिव एंजाइम है, उसको एक्टिव करना है तो ट्रिप्सिन में लाना है, तो उसके लिए कौन सा एंजाइम काम करेगा, तो इंटेरोकाइनेज, वही है पैराग्राफ, ठीक है। और उसके आगे जो है, और उसके अगर हम आगे देखते हैं तो वही लिखा हुआ है, ट्रिप्सिनोजन एक्टिवेटेड बाय एन एंजाइम इंटेरोकाइनेज सेक्रेटेड बाय द इंटेस्टिनल म्यूकोसा इनटू एक्टिव ट्रिप्सिन। इंटेस्टिनल म्यूकोसा क्यों बोला, कि इंटेस्टाइन में म्यूकोसा लेयर है, वहां से वो सिक्रीट होता है इंटेरोकाइनेज का, ठीक है। उसके बाद विच इन टर्न्स एक्टिव अदर एंजाइम, मतलब देखो ट्रिप्सिन, जो ट्रिप्सिन होता है ये एग्जैक्टली ट्रिप्सिनोजन जो है ट्रिप्सिन में जब कन्वर्ट होगा तो ये और अदर एंजाइम को एक्टिव करता है, ताकि स्मॉल इंटेस्टाइन में जो भी न्यूट्रिएंट है उसको फाइनली क्या हो, डाइजेस्ट वो कर पाए, मतलब डाइजेशन में हेल्प कर पाए, तोड़ने में उसको हेल्प करे, यही चीज है। तो तुम्हारा ये मतलब पेनक्रियाटिक का जो है वो ध्यान रखना कि पेनक्रियाटिक जूस का इनएक्टिव कौन कौन सा फॉर्म है उसको याद करना, क्योंकि पूछता है। और जो पहला 3 गो एग्जाम्पल हम बोले, ट्रिप्सिनोजन बोले, ठीक है, उसके बाद फिर काइमोट्रिप्सिन बोले एंड प्रोकार्बोक्सीपेप्टाइडेज, ये 3 एंजाइम जो होता है वो हमेशा क्वेश्चन में आया, मतलब ये क्वेश्चन में 1 या 2 बार आ चुका है इस तरह का क्वेश्चन, पूछा है कि कौन सा एंजाइम इनएक्टिव फॉर्म में रहता है और कौन सा नहीं रहता है, तो 3-4 ऑप्शन दे देगा, उसमें से तुमको एक ढूंढना है कौन नहीं है, कि जो कि इनएक्टिव फॉर्म में
इस तरह का क्वेश्चन पूछा है। और एक क्वेश्चन तुम्हारा ये इंटेरोकाइनेज से बनता है, और दूसरा क्वेश्चन है हिपैटो पेनक्रियाटिक डक्ट डायरेक्टली पूछता है, ठीक है, कि बाइल जूस एंड पेनक्रियाटिक जो एंजाइम है वो सिक्रीट होकर जब इंटेस्टाइन में आएगा तो वहां पे कॉमन डक्ट होता है, वो किस डक्ट के थ्रू आएगा, तो वो हिपैटो पेनक्रियाटिक डक्ट के थ्रू आता है। यही चीज है उसमें, समझ में आया? समझे? सर ठीक है। पैनक्रियाटिक जूस में भी दिया है लाइपेजेस इनएक्टिव एंजाइम रिलीज होता है, और हाँ सकस इंटेरिकस के बाद भी दिया है कि लाइपेजेस। हेलो हाँ ठीक है, हाँ 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 सुन रहे, बोलो। हेलो, यस सर। हाँ बोलो बोलो बोलो। सर पैनक्रियाटिक जूस में भी दिया है कि लाइपेजेस एंजाइम रिलीज होता है, और सकस इंटेरिकस के बाद भी दिया है कि लाइपेजेस एंजाइम रिलीज होता है। हाँ होता है, देखो तो स्मॉल, दोनों में अलग अलग है। हाँ दोनों में अलग अलग है, लेकिन सबसे ज्यादा वर्क करता है पेनक्रियाटिक लाइपेज, तो ध्यान रखना है इसको। ऐसा नहीं कि स्टोमक में भी स्मॉल अमाउंट में लाइपेज रिलीज होता है, ठीक है, लेकिन एग्जैक्ट जो फंक्शनिंग है, एग्जैक्टली जो मैकेनिज्म है वो पेनक्रियाटिक एंजाइम का ही है। मतलब उसको स्टार्च को भी करना है, आई मीन ग्लूकोज, सॉरी ग्लूकोज तो सिंपल फॉर्म हो गया, स्टार्च को भी करना है, प्रोटीन को करना है, फैट को करना है, तीनों का कंप्लीट डाइजेशन पेनक्रियाज ही करता है, मतलब पेनक्रियाटिक जूस ही करता है, ठीक है। तो वो तो है जो है, बट जो मेन जो फंक्शनिंग है बस यही फंक्शनिंग है, ठीक है, क्योंकि कंप्लीट डाइजेशन इसी पार्ट में आके होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन का ड्यूडेनम पार्ट में, ठीक है। अब जैसे इसमें कुछ और कॉन्सेप्ट है, जैसे मान लो यहाँ पे ट्रिप्सिन वगैरह क्या करेगा, एमाइलेज वगैरह, पेनक्रियाटिक एमाइलेज जो होता है, क्योंकि ट्रिप्सिन तो प्रोटियोलाइटिक एंजाइम प्रोटीन को डाइजेस्ट करेगा, एमाइलेज वगैरह क्या करता है, स्टार्च को डाइजेस्ट करता है। तो स्टार्च को जो डाइजेस्ट करता है वो क्या वो कंप्लीट करता है? कभी कंप्लीट नहीं करेगा। पेनक्रियाटिक एमाइलेज कंप्लीट स्टार्च को ग्लूकोज में कन्वर्ट नहीं करता है। एक्चुअली स्टार्च इज अ पॉलीसेक्राइड, जब उसको कन्वर्ट करते हैं तो माल्टोज इज अ डाइसेक्राइड, माल्टोज में कन्वर्ट करते हैं। माल्टोज के बाद फिर जो ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज में बनेगा तो उसके लिए सकस इंटेरिकस है, ठीक है। तुम देख सकते हो तुम्हारा ये मतलब एक रिएक्शन वगैरह दिया हुआ है, ठीक है, ये चीज, ये सारा जो है यहाँ पे एनसीईआरटी में देख रहे होगा, ये सारा सकस इंटेरिकस एंजाइम, ठीक है, जो कि पेनक्रियाज ना छोड़ के इंटेस्टिनल वॉल रिलीज करता है उसको, जो कि कंबाइंड में लोग सकस इंटेरिकस उसको बोलते हैं, ठीक है। देखो वहां पे लिखा हुआ भी देख सकते हो, सकस इंटेरिकस बोल्ड लेटर में लिखा है, दिस कंटेन अ वैरायटी ऑफ एंजाइम लाइक डाइसेक्राइड, एग्जांपल माल्टेज, डाइसेक्राइड एंजाइम है, माल्टेज, लाइपेज, सुक्रेज, लैक्टेज, इस तरह का एंजाइम को डाइसेक्राइड एंजाइम बोलते हैं, जो कि कंप्लीट डाइसेक्राइड फॉर्म ऑफ स्टार्च को फिर वो मोनोसेक्राइड्स में कन्वर्ट करता है, या फिर सेक्राइड्स को वो फिर मोनो में करता है। देखो जैसे तुम लोग जानते होगे सेक्राइड्स में क्या है, पॉली, डाई एंड मोनो। तो मोनो हमारा सिंपल हो गया ना, तो स्टार्च हो गया पॉलीसेक्राइड, डाइसेक्राइड तो माल्टोज हो गया। अब इसको डाइजेस्ट करना है तो इसके लिए माल्टेज एंजाइम, और ये माल्टेज एंजाइम जो है इंटेस्टिनल जूस बोलता है, उसी को कमाली सकस इंटेरिकस बोलते हैं, जो कि वहां पे डाइसेक्राइड एंजाइम लिखा है। अब ये अल्टीमेटली ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज को क्या करेगा, कन्वर्ट करेगा, अब ये एब्जॉर्ब होने के मतलब फॉर्म में हो गया, यही चीज है, ठीक है, समझ में आ गया? यस सर। तो इसको आराम से देखो, इसमें यही दो एक ऐसा टॉपिक है जो तुम टॉपिक ढूंढे हो, ये वाला एक कॉन्सेप्ट और एब्जॉर्प्शन से रिलेटेड कॉन्सेप्ट, कि कौन किससे डिफ्यूज आउट होता है, ये क्वेश्चन बनाने से होगा, ऐसे नहीं होने, क्योंकि हर एक केस में लिख दिया, जैसे एमाइनो एसिड डिफ्यूजन से भी होता है, फैसिलिटेट से भी होता है, बट वो कॉन्सेप्ट जो है ना क्वेश्चन बनाने से क्लियर होगा, नहीं तो फिर उसमें भी तुमको दिख जाएगा कि एक ही चीज है जो डिफ्यूजन से भी एब्जॉर्ब हो रहा है, फैसिलिटेट डिविजन से भी हो रहा है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट से भी एब्जॉर्ब हो रहा है, तो क्वेश्चन बना के होगा। बट एनसीईआरटी में तीनों का कुछ ना कुछ कंफ्यूजन वाला पॉइंट उसमें डाला हुआ है, ठीक है। तो क्वेश्चन बनाओ उससे रिलेटेड, तुमको वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि उससे क्वेश्चन बहुत पूछता है। डाइजेशन में यही दो टॉपिक जो है वो मेन है, ठीक है, बाकी बात तो और क्वेश्चन रहता ही है। हाँ हाँ बोलो सर। ग्लूकोज और एमिनो एसिड ये तीनों से होता है ना, डिफ्यूजन से, कैरियर से और
एक्टिव हाँ से, हाँ हाँ तीनों से होता है हाँ ना। हाँ वही ना बोले कि एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, हम तो बोल रहे हैं कि एक ही, जैसे मान लो अमीनो एसिड बोला तो तीनों प्रोसेस लेगा, लेकिन इसका एग्जैक्टली क्या है ना, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बनाओ, उसमें तुमको दिख जाएगा कि आंसर वहां पे क्या दे रहा है, उसको देख के तुमको याद कर, मतलब ध्यान में रखना पड़ेगा और वहाँ वही जाके तीनों टिक ही दिया करना था सर, तीनों ही है। दिया था, तीनों ही तीनों दिया दिया था। था, हाँ दिया होगा, हम बोल रहे हैं क्वेश्चन बना अलग के अलग क्लियर चैप्टर होगा में वो अलग सब। अलग दिया है। हाँ दिया है वो, हम बोल रहे हैं ना क्वेश्चन बना लोगे तो उसका क्लियर हो जाएगा, क्योंकि थोड़ा कभी कभी क्या करता है ना कि मोस्ट अप्रोप्रिएट कुछ बोल के डिफ्यूज यहाँ एब्जॉर्प्शन में लिखा नहीं है, अब वहाँ क्वेश्चन पूछ देता है, हमको चेक मतलब सही तो एक ही आंसर करना है, अब एक ही ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में अब मान लो 2 दे दिया है, तो अब किसको अप्रोप्रिएट लें, तो वो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन को देख के पता चलता है हाँ यही अप्रोप्रिएट है, हम इसी को टिक करेंगे। ठीक है, तो ये है तो जैसे वैसा ही माइनोसिट वगैरह है। हाँ जैसे वैसा ही माइनोसिट वगैरह बोल, क्वेश्चन, हाँ हाँ बोलो। ब्रीदिंग से एक था क्वेश्चन वैसा ही। हाँ होता है कुछ फिजियोलॉजी का थोड़ा क्वेश्चन है, क्या था क्वेश्चन वैसे? क्वेश्चन थोड़ा लंबा है, सुनिएगा। हाँ बताओ। Lungs do not collapse between breath, हम्म, and some air always remain in the lungs, which can हाँ never be expelled because option A, there is a हम्म negative pressure in the lungs. B, हम्म there is a हम्म negative intrapleural pressure pulling हम्म at the lungs wall. हम्म Option C, there is a positive intrapleural pressure. हम्म। Option D, pressure in the lungs is higher than the atmospheric pressure. क्या आंसर इसका? आंसर है इसका तो आंसर निगेटिव होना चाहिए। कौन सा पहला? there is a negative pressure in the पहला, lungs. हाँ हाँ पहला निगेटिव तो प्रेशर, निगेटिव ये प्रेशर हमको का कारण ये हमको भी लग रहा था, लेकिन आंसर बी दिया है, देयर इज ए नेगेटिव इंट्राप्लूरल पल्मोनरी, प्रेशर। अच्छा इंट्रा प्लूरल, ठीक ठीक ठीक, अब वो भी इंट्राप्लूरल हो सकता है। प्रेशर पुलिंग हाँ एट ये द मतलब, लंग्स। हाँ क्योंकि प्लूरल इसलिए बोल रहा है क्योंकि प्लूरल मेम्ब्रेन का भी वहाँ मैकेनिज्म होता है। ठीक है, इस केस ये में क्या ठीक है। मैकेनिज्म है सर? अरे वो कुछ नहीं, देखो प्लूरल मेम्ब्रेन क्या होता है सबसे पहले ये बताओ। लंग्स के चारों साइड जो उसको घेरते रहता है। देखो लंग्स का वॉल पिक्सल से बचाता है। हाँ, और चेस्ट के वॉल, देखो जैसे ये लंग्स का वॉल है, ये चेस्ट का वॉल है, तो लंग्स का वॉल और चेस्ट का जो वॉल है, वॉल से वो कनेक्ट होता है और उस दोनों के बीच में वो कैविटी होता है, इसलिए वो इन प्लूरल जो लिख रहा है ना मेम्ब्रेन, तो कहीं ना कहीं चेस्ट का प्रेशर भी वहां पे मेंटेन होता है। ठीक है, तो वही उसका एक मैकेनिज्म क्या है, बस इसको समझ लो, ये लंग्स वॉल है, ये चेस्ट के वॉल से कनेक्ट होगा प्लूरल मेम्ब्रेन। ठीक है ना, जिसके कारण ये दोनों के बीच में स्पेस होता है और कैविटी होता है, यहाँ पे फ्लूइड होता है, पेरिकार्डिया सॉरी प्लूरल फ्लूइड, जो कि मेनली क्या होता है, शॉक एब्जॉर्बिंग, एक तरह का प्रेशर एब्जॉर्बिंग है। ठीक है, जैसे मान ले कभी कोई चेस्ट वगैरह में हिट कर दिया जोर से, तो वहाँ कोलैप्स नहीं होगा क्योंकि ये फ्लूइड जो है तो उसको बचा लेता है, मतलब सटने से रोक लेता है। सिंपल है, 2 ऑर्गन या 2 लेयर नहीं सटेगा तो कुछ नहीं होगा। ठीक है, ये चीज तो सर होता है उसमें। ऑप्शन ए भी तो हो सकता है, देयर इज ए नेगेटिव प्रेशर इन द लंग्स। हाँ देयर इज अ नेगेटिव प्रेशर इन द लंग्स, देखो ये चीज ठीक है, लेकिन वहाँ एक कोलैप्स वर्ड भी यूज किया है, क्योंकि कोलैप्सिंग के लिए जो है ना, हम लोग नॉर्मली दिमाग में क्या रहता है कोलैप्सिंग के लिए, कि मेनली कोलैप्सिंग के लिए ट्रेकिया का क्वेश्चन बनता है, लेकिन जब लंग्स की बात बोलता है तो लेयर ही उसको मेंटेन करता है। दूसरा चीज ध्यान रखना कि अगर कोलैप्स नहीं रहता तो निगेटिव प्रेशर जो है वो होता है, क्योंकि निगेटिव प्रेशर वहाँ डेवलप होता ही होता है, कि जो वॉल्यूम एंड कैपेसिटी हम पढ़ो होगा, तो वहाँ पे जो मैकेनिज्म, ब्रीदिंग का मैकेनिज्म, तो वहां पे निगेटिव प्रेशर आता है, बट निगेटिव प्रेशर है नहीं, यहाँ कोलैप्स का है, तो वहाँ पल्मोनरी जो लेयर है उसका भी प्रेशर वहां पे होना, क्योंकि पल्मोनरी ही कोलैप्सिंग से बचाता है, इसलिए ये चीज दिमाग में रखना पड़ेगा। निगेटिव होगा, इतना ध्यान रखना बस। निगेटिव में जैसे प्लूरल बोला, तो प्लूरल जो होता है नेगेटिव वो इंट्राप्लूरल कैसे होगा? नेगेटिव ऐसे नहीं होगा। इंट्राप्लूरल प्रेशर हाँ तो क्यों नहीं होगा? नेगेटिव क्यों हो सर? एक्चुअली क्या है ना कि देखो, उसमें जैसे निगेटिव प्रेशर बता देते हैं, एक सेकंड को, एक पॉइंट है वो हमको याद नहीं आ रहा है। चीज इसमें दिया था, देखो जैसे होता क्या है कि इसमें तो ज्यादा कुछ दिया नहीं, बट बस इतना लिखा है कि निगेटिव प्रेशर होता है। ठीक है, निगेटिव प्रेशर एक्चुअली क्या है ना कि कोलैप्सिंग, देखो जैसे मान लो एयर निकल जाएगा, सपोज दैट मान लो कि कोई नॉर्मल पर्सन है जो ब्रीथ कर रहा है, ठीक है ब्रीथ कर रहा है,
तो हम लोग वहां पे क्या पढ़ते हैं कि अगर वो फोर्सफुली भी ब्रीथ करता है तो एयर पूरी तरीके से बाहर नहीं निकलेगा। क्यों नहीं निकलेगा? क्योंकि वहां पे एक नेगेटिव प्रेशर जनरेट होता है, और अगर वो पूरी तरह से हवा निकाल दिया ना, तब तो लंग्स का जो एल्वियोलाई है वो चिपक जाएगा, और चिपक जाएगा तो वहां लंग्स काम वो करना हम बंद समझ कर रहे देगा। सर, समझ ये गया? स्टेटमेंट वो समझ रहे सर। यहाँ लिखा देयर इज ए नेगेटिव इंट्राप्लूरल प्रेशर पुलिंग एट द लंग वॉल, पुलिंग एट द लंग्स वॉल, ये भी क्या? पुलिंग एट द लंग वॉल, देयर लंग्स इज ए वॉल को नेगेटिव पुल कर। इंट्राप्लूरल प्रेशर पुलिंग एट द लंग हाँ, वॉल। देखो जैसे मान लो ये मान लो लंग्स है, तो इसकी वजह से, ये फ्लूइड की वजह से हो सकता है प्रेशर यहाँ पे जनरेट हो जाए और इसको भी साथ साथ में पुल करे। इसको अगर मान लो ये इस तरह का अगर तुम समझोगे, मान लो ये प्रेशर में इतना अंदर दब रहा है, तो ये भी प्रेशर के कारण ये क्या होगा, हल्का सा अंदर चला गया, मतलब प्रेशर थोड़ा सा डेवलप करेगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे इंट्रा पुलिंग का मतलब क्या, धकेलना अंदर, ये जो मेम्ब्रेन है इसको अंदर खींच मतलब करेगा नेगेटिव प्रेशर के कारण। ठीक है, ये चीज होगा, यस सर। ये चीज होगा, क्योंकि पुश तो कर नहीं सकता है, खींचना तो मुश्किल है ना, तो उसको क्या, जैसे ही बोलते हैं ना कि हाँ चलो प्रेशर से हम कुछ करते, तो फ्लूइड भी प्रेशर लगा रहा है किस पे, वॉल पे लगा रहा है, और वॉल उसके कारण वो थोड़ा सा क्या कर रहा है, अपना शेप को चेंज कर लेगा ताकि वो कोलैप्सिंग से बचा सके। ठीक है ना, बस वही चीज है, क्योंकि ये दोनों किसी भी हाल में अगर सट गया तो वहाँ कोलैप्स कर जाएगा। ठीक है, वो निगेटिव प्रेशर वहां पे रहता है इसीलिए, और यही चीज है। और जो तुम बोला ना कि जो वॉल्यूम जो बताए, जैसे तुम बोला कि सर पता है वो कि एयर उसमें रिमेन रहेगा ही रहेगा नेगेटिव प्रेशर के कारण। ठीक है, और नहीं तो रिमेन अगर नहीं हुआ, अगर सट गया तो वहां पे वो एल्वियोलाई भी अपना काम करना बंद, उसी तरह ये काम करता होगा। बस पल्मोनरी का यहाँ पे हेल्प ले रहा है, इसलिए वो मतलब वो पल्मोनरी लंग्स का ले रहा है, प्लूरल लेयर का ले रहा है, इसीलिए प्लूरल यहाँ पल्मोनरी प्लूरल लेयर जो है, प्लूरल लेयर जो है, ये लेयर जो होता है प्लूरल लेयर है, तो वो जो प्लूरल लेयर है उसका ही हेल्प हो रहा है, इसीलिए वहां पे पुलिंग का मतलब प्लूरल मेम्ब्रेन पुलिंग का कॉन्सेप्ट दिया और कुछ नहीं। ठीक है, अगर ट्रैकिया का बात करते तो क्या प्रेशर वगैरह मेंटेन होता है वहां पे? ट्रैकिया क्यों नहीं कोलैप्स करता है? alveolar dead space, क्या? वहाँ कार्टिलेजिनियस रिंग होता है। एक और चीज वहां पे ध्यान देना, जो क्वेश्चन हमेशा पूछता है कि ट्रैकिया, ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स 3 पार्ट है, उसके बाद हमारा एल्वियोलाई आ जाता है। तो तीनों पार्ट में कार्टिलेजिनस रिंग का कहाँ तक कवरिंग है, वहां पे तुम देखना एनसीईआरटी में क्लियरली दिखा है, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी। हाँ, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी तुम देख सकते हो, हम पेज नंबर तुमको बता देते, फर्स्ट ही पेज में है, मतलब तुम्हारा जो स्टार्ट करते हैं ना ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, उसी में देखो सबसे पहला जो है ट्रैकिया, प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्सरी ब्रोंकाई एंड इनिशियल ब्रोंकोस आर सपोर्टेड बाय, इसको एकदम याद कर लो, लाइन में टिक कर लो। एल्वियोलाई को छोड़ के पूरा तक रहता है? नहीं, एल्वियोलाई के साथ में, जैसे मान लीजिए ब्रोंक्यूल्स है ना, तो इनिशियली ब्रोंक्यूल्स में होगा, लेकिन पूरी तरह ब्रोंक्यूल्स में नहीं जाता है, इसको ध्यान रखना। वो वहां लिखा हुआ वर्ड इनिशियल, और वो वर्ड वहां पे यूज होता है, जब क्वेश्चन पूछेगा तो वो ये वर्ड यूज करता है, क्योंकि बहुत ज्यादा कंफ्यूजन में चले जाते हैं, और हम लोग क्या दिमाग में रखते हैं कि ब्रोंक्यूल्स तक है, अरे ब्रोंक्यूल्स तक नहीं है। ठीक है, इसलिए नहीं है क्योंकि अगर यहाँ तक चला गया तो फिर दिक्कत होगा, वो जो मैकेनिज्म कर रहा है एल्वियोलाई का वो हो नहीं पाएगा। ठीक है, ये इसीलिए इनिशियल थोड़ा सा कार्टिलेजिनस स्टिक का कवरिंग है, बाकी वो छुटा हुआ रहता है, मतलब एक सॉफ्ट डक्ट है एक तरह का, तो वो छूट जाता है। ठीक है, वो ब्रोंकियोल्स में बस 2 ही पार्ट है, इनिशियल और टर्मिनल ब्रोंकियोल्स। हाँ हाँ हाँ, तो इनिशियल में होता है, टर्मिनल में नहीं होता है, इसको ध्यान रखना। तो वो ये एनसीईआरटी का लाइन है, ये क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, इसलिए हमको ये याद है, और ये क्वेश्चन कब का होगा, अप्रॉक्स 13-14 के आसपास का होगा उस टाइम का। ठीक है, जिस टाइम पहली बार नीट वगैरह हुआ था। सर वहाँ पे इनकम्प्लीट लिखा हुआ है, इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग, वो तो इनकम्प्लीट सिर्फ ट्रैकिया में ही होता है ना? हाँ, तो प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी ब्रोंकियाई तक लिखा हुआ है। नहीं, हाँ, नहीं नहीं, ठीक है, ठीक बोल रहा हूँ, जो लिखा है बस उसी को टिक करना होता, तो ऐसा क्योंकि अंदर में पूरा कवरिंग करना स्टार्ट करता है, लेकिन यहाँ पे इनकम्प्लीट लिख दिया है। ठीक है, जब अंदर घुसेगा ना बाइफरकेट होके, जब ब्रोंकाई अंदर जाएगा तो वहां पे कवरिंग पूरा होता है,
ठीक है, लेकिन यहाँ पे इनकम्प्लीट है तो वो याद रखना। सर पूरा नहीं होता ना, कहीं कहीं होता है, वो रिंग के फॉर्म में होता है, कुछ दूर हाँ। छोड़ के कुछ देर के बाद होता है, उधर छोड़ के, हाँ तो पूरा कंटिन्यूअस फॉर्म में वो नहीं होता है। हाँ कंटिन्यूस फॉर्म में नहीं होता है, लेकिन कंटिन्यूस फॉर्म में नहीं होता है, लेकिन रिंग तो है ना कहीं ना कहीं, तो ठीक है हाँ, वो ring- इनकम्प्लीट इंटरवल पे रहता है, ठीक बोल रहे हाँ तुम। सर, और ये होता भी, मान लो ये इंटरवल है, फिर इस तरह सॉरी, ये इंटरवल एक यहाँ हो गया तो इस तरह का रहता है, ठीक है, फिर एक यहाँ रिंग हो जाएगा, इस तरह का होता है। चलो इसीलिए इंटरवल So तो, question, हाँ बोलो। which of the following sets represent vestigial organs? Option A, Question- vermiform appendix, body हाँ। hair and patella. B, क्वेश्चन wisdom नंबर teeth. क्वेश्चन नंबर बोलो तो। So वो असाइनमेंट का नहीं है, वो क्वेश्चन आया था टेस्ट में उसका। अच्छा ठीक है, पूछो क्या क्वेश्चन था, फिर से बोलो। Which of the following sets represent vestigial organs? अच्छा हाँ ठीक है। A, vermiform appendix, body hair, patella. B, हाँ। wisdom teeth, body hair and atlas vertebra. C, ear muscles, cochlea and coccyx. D, vermiform appendix, ear muscles and coccyx. जिसमें ए वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स है वही ए और डी में ऑप्शन कोई होगा, फिर से एक बार रिपीट। नहीं ऐसा नहीं है, क्योंकि देखो वहाँ पे वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स के साथ साथ में जो तीसरा ऑप्शन है, पहला का जो तीसरा ऑप्शन है वो शायद वेस्टिजियल नहीं है, एक सेकंड हमको लिखना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, ठीक है। ऑप्शन एक बार लिख दिए सर। हाँ हाँ ऑप्शन लिखते हैं ना, एक बार पता चल जाएगा। ऑप्शन भी लिखने का जरूरत नहीं है, बस खाली एक वर्ड एक बार लिखाओ। एक है वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, ठीक है, ये body होता है, hair, बॉडी हेयर भी होता है, patella. बता, पटेला, patella. हाँ ठीक है। B में wisdom teeth, विजडम टीथ भी होता है, body hair, बॉडी हेयर तो लिख चुके हैं, और बोलो। atlas vertebra. एटलस वर्टिब्रा, ये तो नहीं रहेगा तो दिक्कत है, चलो और आगे बोलो। Ear muscles. ईयर मसल्स, Yes sir. अच्छा ईयर मसल्स एक्सटर्नल ना कि इंटरनल, तो एक्सटर्नल यहाँ ये वाला बात कर रहा है, अगर बाहर वाला कर रहा है तो हो सकता है, क्योंकि पिन्ना एक तरह का वेस्टिजियल है, ठीक है। आगे और कोई ऑप्शन है इसमें बचा हुआ? Cochlea, coccyx. कॉक्लिया एंड कॉक्लिया तो ईयर में है, ठीक है। कॉकेट, देखो हम बता देते हैं, विजडम टीथ तो है ना, विजडम टीथ है, पटेला बॉडी हेयर है, ईयर मसल्स, अगर हम ईयर मसल्स बाहर का लेते हैं तो, बाहर का पिन्ना वगैरह लेंगे तो। ऑप्शन वाइज लिखते ना, अच्छा से पकड़ाता। अरे ठीक है, देखो ना पता चल जाएगा इसी में ठीक है ना। अब कॉक्लिया तो होगा नहीं, कॉक्लिया तो हमारा एक तरह का हियरिंग का मेन पार्ट है। कॉक्सिक्स हो ए और सकता डी है, में होगा सर, ऑप्शन ए और डी में, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स जिसमें है उसी दो में से होगा। बताओ सोनल, बताओ तुम ही। पटेला, ये सर सर अगर जरूरी नहीं रहा तो पैटिला, क्या मूवमेंट नहीं होगा? नी कैप, ये तो नी कैप है ना? हाँ सर ये तो नीका, जरूरी। नी कैप घुटना में नी कैप। पटेला विजडम में आता है, तो मूवमेंट हो सकता है। हाँ हाँ क्यों नहीं, ज्वाइंट से मूवमेंट होगा। पटेला तो नी कैप है, वो ऊपर वाला एक शेप हाँ, की तो तरह काम करता है। तो फिर ऑप्शन नंबर 1 ही होगा। हाँ वही आंसर पटेला है, बाकी बात एटलस तो होना बहुत जरूरी है, ये तो हो नहीं सकता। कॉक्लिया भी है, कॉकिक्स में थोड़ा सा है, बट तो ऑप्शन डी है सर, लास्ट वाला। ऑप्शन डी है ना। कॉक्लिया को कैसे ले रहा भाई? कॉक्लिया नहीं सर, कॉसिक्स है उसमें, ईयर मसल्स अच्छा। एंड कॉसिक्स। ईयर मसल्स अगर है, क्योंकि देखो ईयर मसल्स हम बोले ना, अगर एक्सटर्नल होगा जैसे पिन्ना रहता है, ये हमको पता है। यस कॉकिक्स दिया है, कॉसिक्स क्या होता है? वही तो कॉकिक्स शायद ये बोन thorax, का, सबसे ये नीचे बोन वाली हड्डी। स्पाइनल कॉर्ड का लास्ट वाला। हाँ हाँ हाँ, वो ऐसे रहता, एकदम इस तरह से रहता है, नुकीला वाला, हाँ यस। वही चीज है। इसमें थोड़ा कंफ्यूजन है, हमको देखना होगा, याद नहीं तो है आई थिंक बट सो कॉसिक्स तो
बेंडिंग में हेल्प करता है। कौन? सर जो पटेला? कॉसेक्स है हाँ सर उसी से ना वो जो टेल वाला जो का ये था हाँ 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 हाँ, टेल कॉसेक्स को बोन। ही ना हाँ, टेल बोलते हैं। कॉक्सिक्स अगर टेल बोन बोल रहे हो तो टेल बोन इज ये वो है हाँ सर, वेस्टिजियल, टेल बोन ही कहते हैं उसको। तो होगा ये हाँ होगा, तो ठीक है, तब होगा, ठीक वो है। तो वेस्टेजियल हो गया ना। हाँ कॉक्सिक्स टेल बोन अगर, हाँ वही है, वर्ड चेंज कर दिया। टेल बोन अगर है क्योंकि सबसे लास्ट का ही पार्ट है वो, नुकीला इस तरह से रहता है। हाँ ठीक है, टेल बोन देख लो, इसमें आंसर डी है तो ठीक है। एक ईयर देखो, एक ईयर मसल्स लिख दिया है, ठीक है ना। ईयर ये बाहर वाला 3 पार्ट में होता है, जैसे ये है नीचे वाला लब्यूल, ऊपर वाला होता है पिन्ना, और बीच वाला जो है वो है तुम्हारा हाइलेक्स की क्या नाम है, नाम याद नहीं आ रहा। ठीक है, तो आंसर मिल गया ना, पिन्ना हो गया, टेल बोन हो गया, और वर्मीफॉर्म बेंडिंग, ठीक है। ऐसे बता तो टोटल ह्यूमन बींग्स में कितना होता है? क्या? तो वेस्टिजियल ऑर्गन पहले के एग्जाम में बता, अब आता नहीं है लेकिन फिर भी आइडिया है। तो वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स होता है। टोटल नंबर ऑफ बहुत है, 104 है, ठीक है। 104 है, इसलिए उतना याद नहीं है, ठीक है ना। जैसे 104 में 104 टोटल नंबर है, उतना तो याद किसी को नहीं होगा, हमको खुद ही नहीं था, हम खुद जानते भी नहीं है, लेकिन हाँ ये सब सामने रहता है, ठीक है ना। तो लेकिन पटेला तो नी कैप है जी, पटेला भी यहाँ हो सकता था, तो देखना पड़ेगा इसमें लेके। सर पटेला ही बेंडिंग में हेल्प करता है ना। पटेला बेंडिंग में ज्वाइंट का काम है ना, पटेला बेंडिंग में क्या करेगा वो? पटेला तो खैर ज्यादा वर्क नहीं होता है इसका फंक्शन, देखना पड़ेगा हमको, एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है, ठीक है। पटेला का जहाँ तक बात है बेंडिंग के लिए, तो देखो ज्वाइंट मेन इम्पोर्टेंट है ना, बेंडिंग वेंडिंग करना है तो ठीक है। हाँ ये भी तुम देख सकते हो, क्योंकि पटेला जो ऊपर से कवरिंग होता है तो कहीं ना कहीं वो ज्वाइंट को सपोर्ट भी करता है। एक बार हमको पटेला को देखना पड़ेगा वेस्टिजियल है कि नहीं, क्या फंक्शन है, ठीक है। उसके बाद आगे बोलो, यस सर। ठीक है। सर पूछे क्वेश्चन। The contraction of gallbladder is due to gastrin, secretin, cholecystokinin, enterokinase. सिक्रेटिन। सिक्रेटिन, ये तो हार्मोन का क्वेश्चन हो गया, ठीक है। खैर फिर भी सिक्रेटिन इसी में है क्या, मतलब लास्ट ईयर 1998 का। अच्छा लास्ट ईयर है, हम्म। तो इसका सिक्रेटिन ही होगा, सीधी बोल। हाँ सिक्रेटिन, नहीं नहीं नहीं, कॉलीसाइटोकाइनिन। सीसीके हाँ वही आंसर है। सीसीके आंसर होगा। हाँ तो एनसीईआरटी में भी है ये लाइन, हार्मोन में जाओगे तो दिख जाएगा। उसको कांटेक्ट कैसे करता है वो, मतलब हार्मोन कांटेक्ट कैसे करेगा, जब तक कांटेक्ट नहीं करेगा तो गॉलब्लैडर निकले। अरे वो मस्कुलर है ना, देखो कोई भी बॉडी में सॉफ्ट ऑर्गन है, एक नेचर है उसका कॉन्ट्रैक्शन का। सॉफ्ट ऑर्गन मतलब मसल से, मस्कुलर ऑर्गन बोलते हैं, तो कहीं ना कहीं वो कॉन्ट्रैक्ट लैक्ट करते रहता है। अब उसको वहां से सिक्रीट करवाना है, ठीक है, तो वहां पे वो हार्मोन एक्ट करेगा, तो मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन बढ़ेगा, तो वो रिलीज कर जाएगा बाइल जूस। बाइल जूस जो होता है वो प्रोड्यूस होता है कहाँ पे, बता दो तो, प्रोड्यूस कहाँ होता है? लीवर में, लेकिन वो कंसंट्रेट होने के लिए कहाँ जाता है? गॉल ब्लैडर में। गॉल ब्लैडर में कुछ देर तक रहता है वो और कंसंट्रेट होता है, फिर वहां से वो अपने आप रिलीज होगा, ठीक है ना। इसीलिए बोला जाता है कि खाना टाइम पे खाना चाहिए, क्योंकि मील टाइम पे हर एक एंजाइम सब कुछ जो है वो रिलीज होना, एक्टिव होना स्टार्ट हो जाता है। इसीलिए ऐसा बोला जाता है कि नहीं टाइम पे खाना चाहिए, ठीक है। और लोफोडोंट का मतलब? लोफोडोंट, यस सर। लोफोडोंट तो ये है जी, ये तो टीथ के बारे में पूछ रहे हो क्या? लोफोडोंट नहीं पता, याद नहीं है वो सब, बहुत पहले का क्वेश्चन होगा ना, क्योंकि टीथ के हिसाब से 3 को याद रखो जो कि क्वेश्चन ह्यूमन बींग्स में हेट्रोडोंट, डायफाइडेंट एंड सेकोडोंट, इससे क्वेश्चन पूछा भी है, ठीक है, कि ह्यूमन का जो टीथ है उसका क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। हेट्रोडोंट कभी नहीं दिया है,
थेकोडोंट और डायफाइडोंट ऑप्शन में रहता है और ये क्वेश्चन पूछा भी है 3-4 साल पहले का एग्जाम में। तो लोफोडोंट अभी बता नहीं सकते, ठीक है। और बोलो। Sir, question: which of the following dietary deficiencies will affect the functioning of enzymes in the human body most quickly? ऑप्शन: Option A, too few carbohydrates. Option हाँ, B, shortage of fat soluble vitamins. Option B, shortage of water soluble vitamins. Option D, insufficient variety of fats. insufficient variety of Fats. कार्ब, फैट सॉल्युबल विटामिन, सॉल्युबल विटामिन, क्योंकि यहाँ पे एंजाइम को वो क्या कर रहा है ना, एंजाइम को डीएक्टिवेट कर रहा है ना। Water soluble, ना sir. क्वेश्चन एक बार पढ़ो ना थोड़ा फिर से एक बार। Which of the following dietary deficiencies will affect the functioning of enzymes in the human body most quickly? अच्छा, डाइटरी डिफिशियंसी है ना, चलो ठीक बोल रहे हो। वाटर हो सकता है, वाटर, हाँ वाटर सॉल्युबल, ठीक है। वही है आंसर। अच्छा हाँ ठीक है। Yes. ऐसा तुम एक चीज बताओ, तो डिफिशियंसी डिजीज में कौन सा डिजीज है जो डिफिशियंसी डिजीज में सबसे ज्यादा पूछा जाता है, और ये केमिस्ट्री में पूछेगा। विटामिन के का सर पूछता है। विटामिन के में कौन सा? ब्लड क्लॉटिंग के पूछता है। हाँ, एक वो ब्लड क्लॉटिंग पूछता है। डिफिशियंसी डिजीज में विटामिन के है, विटामिन ए है, विटामिन सी है, प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, जैसे हैं लगभग तो पूछ ही लेता। हाँ लगभग पूछ ही लेता। वो केमिस्ट्री का जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, वो क्या बोल, बायोमोलिक्यूल्स, ठीक है। तो वो चीज है, समझे? हेलो, हाँ हेलो, हाँ ठीक है। एक मिनट बोलो। और कुछ लास्ट ईयर क्वेश्चन में बफेलो के मिल्क से क्वेश्चन है, और दाल वाल से बफेलो के मिल्क से क्वेश्चन है, उसका फैट का कंटेंट, और दाल से क्वेश्चन है। ये सब क्वेश्चन आएगा क्या? मशरूम है ये सब नहीं, बफेलो का कुछ नहीं, मिल्क कंटेंट नहीं आएगा। अगर मैक्सिमम आएगा भी तो एक चीज मिल्क है, उसका फैट कंटेंट पूछा है, कितना फैट होता है। हाँ वो नहीं पूछेगा उस तरह से। हाँ, मिल्क के केस में बस एक ही चीज है, कोलेस्ट्रॉल के बारे में पढ़ लेना, इम्यून सिस्टम में पढ़ लेना, वो ही पूछता है बस। इम्यून सिस्टम में पूछेगा कि मिल्क में जो है कौन सा एंटीबॉडी प्रेजेंट होता है। IgA। हाँ, कोलेस्ट्रॉल में जो जिसको लोग कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं, आई मीन फर्स्ट मदर मिल्क जो होता है वो येलोइश कलर में जो होता है वो कोलेस्ट्रॉल में IgA होता है। हाँ, जो कि पैसिव इम्यूनिटी का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। बस और तो कुछ नहीं है। पहले अभी तक तो कंटेंट मिल्क कंटेंट का इस तरह से क्वेश्चन नहीं पूछा है, ठीक है, बायो में। सर एक काउज मिल्क का क्वेश्चन था। काउज मिल्क इज स्लाइटली येलोइश इन कलर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ A carotene, riboflavin, xanthophyll and carotene. कैरोटीन पता नहीं, वो सब के बारे में नहीं है आइडिया हमको, ठीक है ना, नहीं बता सकते। आंसर क्या है? फंक्शन इसका देखो, एक्चुअली क्या है ना, एक चीज हम छोटा सा नॉलेज तुम लोग को दे देते हैं। काउ मिल्क और मदर मिल्क को सिमिलर बोला गया है, ऐसा क्यों? क्योंकि दोनों में जो न्यूट्रिएंट का कंटेंट है दोनों ऑलमोस्ट सेम है, ऑलमोस्ट। बस फैट का कंटेंट मिल्क आई मीन काउ मिल्क में ज्यादा होगा और एंटीबॉडी एब्सेंट होता है। मदर मिल्क में फैट कंटेंट कम होता है
और एंटीबॉडी ज्यादा होता है, इसीलिए मदर मिल्क को प्रेफर किया जाता है। और डब्बा दूध, पैक दूध, ये सब चीज सही नहीं होता है बेबी के लिए, लेकिन ठीक है, मजबूरी में मिल्क का प्रोडक्शन नहीं हो रहा है किसी बॉडी में तो कोई कुछ कर नहीं सकता। लेकिन उस केस में अगर हम काउ मिल्क बच्चे को पिलाते हैं तो वो मोर देन सफिशियंट है उसके ग्रोथ के लिए। बट प्रॉब्लम क्या हो जाएगा कि इंफेक्शंस वगैरह या फिर एक तरह का डिफेंस सिस्टम जो है वो उतना स्ट्रांग नहीं बन पाता है बच्चे के बॉडी में अगर मदर मिल्क नहीं पिलाते हैं तो। इसीलिए मदर मिल्क बहुत इंपॉर्टेंट है, बेबी के बर्थ के आधा घंटा से 45 मिनट के बाद पिला देना चाहिए। ठीक है, और बताओ। Sorry, question. How does a gastrovascular cavity differ from an alimentary canal? The gastrovascular cavity A stores food but does not digest it. B usually much larger. C has only one opening. D functions in digestion but not absorption. तो ये डी आंसर। हाँ, क्या सर? आंसर डी। तो ये लोग सी दिया है, हम भी डी। सी दिया क्या है? सी में ऑप्शन है तो देखो तो, वन ओपनिंग वगैरह कुछ है क्या? हाँ, only one opening. अच्छा, हाँ ठीक है, ठीक है। सी कैसे हो? वही तो, अब पता नहीं, हमको भी वही लगा, सी ही लगा था। सी यानी तो एक पहला ऑप्शन जो था, सॉरी डी ऑप्शन था, डी ऑप्शन जब तक नहीं देखे थे हमको पहला ऑप्शन लग रहा था जिसमें लिखा था कि स्टोर होता है डाइजेस्ट नहीं होता है, बट ऐसा नहीं है, लास्ट वाला सही है। पता नहीं सी में हो सकता है वन ओपनिंग वगैरह कॉन्सेप्ट होगा, उसका आइडिया हमको भी नहीं है। ठीक है, एलिमेंट्री कैनल वन ओपनिंग कैसे होता है सर? टू ओपनिंग ना है तो गैस्ट्रोवास्कुलर है ना, डिफरेंस पूछ रहा है, तो गैस्ट्रोवास्कुलर का तो बता। गैस्ट्रोवास्कुलर में डाइजेशन होता है लेकिन एब्जॉर्प्शन नहीं होता है। एब्जॉर्प्शन So gastrovascular exactly कहाँ तक कहेंगे? पूरे स्टमक को, और उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन से स्टार्ट करेंगे एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल के अंदर में आता है, बट एलिमेंट्री कैनाल का मतलब है कि डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। ठीक है, एलिमेंट्री कैनाल में तुमको एक पर्टिकुलर चीज नहीं ले सकते कि स्मॉल इंटेस्टाइन, तुम देख लो एलिमेंट्री कैनाल जो है वो कंटेन करता है पूरा, एंजाइम भी है, काम मतलब हर तरह का फंक्शन हो रहा है। बट गैस्ट्रोवास्कुलर जो कैविटी है वो एक स्टमक है, सिंपल है, स्टमक को बोलते हैं, वहां पे एब्जॉर्प्शन। देखो डाइजेशन भी अगर तुम देखते हो तो वहाँ पार्शियल डाइजेशन होता है, बट ओपनिंग की बात कर रहा है ना, एलिमेंट्री कैनाल में भी ओपनिंग तो सिंगल ही होता है, कहाँ कोई डबल होता है, बताओ तो। लेकिन एक चीज है, ये चीज अगर ओपनिंग के लिए लिखा है तो हो सकता है डक्ट को लेके बोल रहा होगा, जैसे सलाइवरी ग्लैंड में 3 डक्ट है तो 3 ओपनिंग है। ठीक है, ओपनिंग से दो तो ले सकते, रेक्टम एक ओपनिंग हुआ और फिर जहाँ पे स्टमक का ओपनिंग हुआ वो एक हो गया। हाँ ले सकते हैं, दो लेकिन गैस्ट्रोफेजल स्पिंचर से लेके ड्यूडेनम तक लास्ट मतलब पाइलोरिक स्पिंचर, यही ना होगा? हाँ वही होगा, स्पिंचर से पाइलोरिक स्पिंचर तक का जो भी है एरिया उसको कहते हैं। बस वही मतलब देखो ये जो पाइलोरिक स्पिंचर है, आई मीन ये पाइलोरिक डक्ट है, एम्पुला है, इसी में स्पिंचर है। अब इसके बाद जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है, तो ओपनिंग 1 है ये बोल सकते हो, बट इसमें लेकिन ऐसा थोड़ा है कि स्मॉल इंटेस्टाइन में भी तो ओपनिंग, लेकिन वहाँ डक्ट वगैरह को लेके है, तो हो सकता है डक्ट खुलता है वहां पे। स्मॉल इंटेस्टाइन तो एक डक्ट खुल रहा है, कॉमन डक्ट ना, वो भी तो ओपनिंग ही है एक तरह से। ठीक है, तो ये भी हो सकता है। ठीक है, एक तुम बोल रहे हो रेक्टम के केस में वो भी है। ठीक है, तो ऐसा है। फाइनल आंसर क्या होगा? आंसर तो मेरे हिसाब से डी होना चाहिए, बट सी बोल रही है तो फिर क्योंकि डाइजेशन मेरा -1 हुआ है। अच्छा ठीक है, इसको फिर श्रीवास्तव का क्लास है। यस, डिफरेंस बिटवीन हम देख लेते हैं एक बार, गैस्ट्रिक एंड एलिमेंट्री के नाम, इसको देख लेते हैं एक बार तो। ठीक है, -1 हुआ है, कुछ चीज को छोड़ सकती हो, उतना टेंशन मत लो। तो फिर अटेम्प्ट कम हो जाता है। कोई बात नहीं, देखो एक्चुअली क्या है ना, अटेम्प्ट के चक्कर में निगेटिव मत करो, क्योंकि निगेटिव से ना तुमको बहुत कुछ दिमाग में आएगा, वो और कॉन्फिडेंस को लूज कर देता है। अगर तुम 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हो और 19 क्वेश्चन सही है तुम्हारा, तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा बनने वाला है,
और तुम 40 क्वेश्चन करके 20 क्वेश्चन सही करोगे तो मतलब कुछ लगेगा अरे पूरा आधा आधी मेरा गलत हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, खत्म। थोड़ा सा उस चीज से बचो, ठीक है अटेम्प्ट ले रहे हो लो, लेकिन उस चीज को लेके ज्यादा सोचना नहीं कि मेरा माइनस चला गया प्लस चला गया, क्योंकि एनटीए भी साफ कर चुका है, ठीक है, एनटीए जो है वो भी साफ कर चुका है कि हम 95% क्वेश्चन हम एनसीईआरटी से देंगे और 5% क्वेश्चन हम बाहर से देते हैं, और बाहर से जो करंट अफेयर है समझ लो वो, क्योंकि हो सकता है इस बार कोरोना का कुछ ना कुछ डिजीज, कोरोना जो होता है उस डिजीज से कुछ ना कुछ रिलेट करके सब पूछ दे, हो सकता है या पूछ भी सकता है, तो बहुत बड़ा बात नहीं है इसमें, ठीक है। बाकी बात नाम वाम चेंज कर देगा, जैसे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में डीएनए प्रोफाइलिंग भी उसको बोलते हैं, वहां पे भी है इस तरह से। इन्वायरमेंटल इश्यूज में चल जाओ, उसमें थोड़ा सा बाहर जैसे कुछ कुछ प्रोटोकॉल वगैरह है वो सब थोड़ा देख सकते हो, ठीक है। गार्डन वगैरह जैसे एक्स सीटू कंजर्वेशन, इन सीटू कंजर्वेशन थोड़ा एग्जांपल देख सकते हो, थोड़ा एक्स्ट्रा रहता है, मतलब जनरल नॉलेज, ठीक है, जो कि बायो से रिलेटेड है वही तो क्वेश्चन पूछता है, और कुछ है नहीं उसमें, ठीक है ना। तो उस चीज को ध्यान रखो, और क्या। हाँ कॉन्सेप्ट तो खैर पढ़ना ही है, उसमें तो कुछ कर नहीं सकते हैं, ठीक है, उससे रिलेटेड जितना क्वेश्चन उतना, ठीक है। और कुछ मतलब असाइनमेंट से कोई क्वेश्चन नहीं है वैसा, कोई प्रॉब्लम, ठीक है सर उससे है, मतलब इससे पूछ ले रहे हैं। हाँ ठीक है ठीक है, चलो which of ये breathing वाला सर, which one of the following statement is incorrect? Option A, the presence of non-respiratory air sacs क्वेश्चन बोलो तो क्वेश्चन बोलो, क्वेश्चन नंबर। ये असाइनमेंट का नहीं है सर, ये टेस्ट का ही है। अच्छा बोलो। Which one of the following statements is incorrect? Option 1, the presence of non-respiratory air sacs increases the efficiency of respiration in birds. Option 2, in insects, circulating body fluid serve to distribute oxygen to tissues. Option 3, the principle of counter-current flow facilitates efficient respiration in gills of fishes. Option 4, the residual air in lungs slightly decreases the efficiency of respiration in mammals. Answer D. No sir. B. Answer B. B. क्या है ऑप्शन उसका? In insects, circulating body fluids serve to distribute oxygen to tissues. अच्छा चलो ठीक। सर A में तो लग रहा है the presence of non-respiratory air sacs. Non-respiratory air sac increases the efficiency of respiration in birds. Non-respiratory नहीं वो नहीं होगा, ठीक है। बी आंसर तो ठीक है। सर इस टाइप का आ सकता है? नहीं क्वेश्चन इस तरह से नहीं आएगा, इतना भी नहीं खतरनाक देगा वो। ठीक है ना, इतना भी नहीं देता। सर असाइनमेंट देने के पहले आप एक बार देख लीजिएगा। असाइनमेंट का ये नहीं है, ये शायद बोल रही है टेस्ट का है। हाँ ये टेस्ट का असाइनमेंट में हम क्वेश्चन हमको मतलब हम देख लेते हैं। टेस्ट भी तो आप ही देते हैं। नहीं हम टेस्ट नहीं देते हैं। टेस्ट हम टेस्ट देंगे तो ऐसा नहीं देंगे। क्योंकि देखो एक चीज जान लो, ठीक है, टेस्ट जो होता है ना वो पता नहीं जो भी है, क्योंकि हमको जहाँ तक लगता है टेस्ट वगैरह जो है ना वो बाहर से आता है, ठीक है, इसीलिए। और अगर हम सेट करते हैं तो अगर हम सेट करेंगे भी तो करते क्या हम करेंगे तो हम एनसीईआरटी से और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को रिलेट करके ही करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे क्वेश्चन, क्योंकि जो काम है वही है। हाँ बाहर में क्या है ना कि कुछ क्वेश्चन को डालता है ताकि थोड़ा कुछ पेपर तो टफ बने, थोड़ा पेपर तो लगे हाँ ठीक है, जो कि कभी क्वेश्चन वैसा पूछता नहीं है, ठीक है, क्योंकि एक से एक है ना, एक से एक स्टूडेंट भरा पड़ा है दुनिया में, ठीक है, तो वही बात होता है और कोई बात नहीं है। और एक क्वेश्चन है सर, ड्यूरिंग ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट द ऑक्सी हेमोग्लोबिन एट द टिश्यू लेवल liberates oxygen to the cells because in tissue. Option 1, concentration is high, oxygen concentration is high and carbon dioxide is low. Oxygen concentration is low and carbon dioxide is high. Oxygen tension is high and carbon dioxide tension is low. Oxygen tension is low and carbon dioxide tension is high. चलो ठीक है। टेंशन और कंसंट्रेशन में क्या डिफरेंस है? कंसंट्रेशन
हाँ, और दूसरा पहले हमको वो एक बार क्वेश्चन फिर से रिपीट करो तो हाँ, हम क्वेश्चन को समझ में नहीं आया। During oxygen transport, the oxyhemoglobin at the tissue level liberates oxygen to the cells because in tissue. हम्म फिर ऑप्शन से देखो एक्चुअली क्या है ना, ऑक्सीजन यहाँ कार्बन डिसोसिएट हो रहा है। ऑक्सीजन क्या कर रहा है, वो डिसोसिएट करके सेल में डाल रहा है ना, हाँ यही हो रहा है। ऑक्सीजन का डिसोसिएशन में तुम लोग एक एस कर्व पढ़े होगे, ये एनसीईआरटी का है और इस तरह का क्वेश्चन पूछ सकता है। इसमें इस तरह का एक ये है, इस तरह का देखो, इस तरह का फिगर है जिसको सिग्मॉइड कर्व वो भी बोलते हैं, ठीक है। यस सर। ऐसा फिगर इसमें नहीं, हाँ होगा, एक एनसीईआरटी में रेस्पिरेशन में है। ऐसा फिगर है लेकिन सिग्मॉइड कर्व होगा ये। ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व वाला सिग्मॉइड। तो उसी का कॉन्सेप्ट है। देखो डिसोसिएशन में क्या है कि जब मान लो ये फिगर जो है ना, ये जब फिगर राइट की तरफ शिफ्ट करेगा तो डिसोसिएट कर रहा है, और अगर ऊपर की तरफ करेगा तो एसोसिएट कर रहा है। तो एनसीईआरटी में अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, क्वेश्चन आंसर हम बाद में लेंगे, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी अगर डिसोसिएशन होगा तो हाइड्रोजन आयन एंड कंसंट्रेशन वहां पे देखना होता है, ठीक है ना, जो कि तुम्हारा इंक्रीज हो जाएगा। CO2 का कंसंट्रेशन टिश्यू में ज्यादा होगा, हाँ, O2 का कम होगा। में हाँ जैसे लिख रहा है पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन जो है, पार्शियल प्रेशर का ऑक्सीजन वहाँ कम सॉरी होगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन डिक्रीज कम करेगा, होगा और CO2 का क्या होगा, इंक्रीज ज्यादा होगा। होगा। तो यहाँ पे डिसोसिएशन हो रहा है, ठीक है। दूसरा के कंसंट्रेशन, ये जो इम्पोर्टेंट है, हाइड्रोजन का कंसंट्रेशन एंड पीएच का डिक्रीज, ये दो पॉइंट है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर टेम्परेचर की तुम बात कर रही है तो टेम्परेचर के केस में अगर घटता बढ़ता है तो वो तुम्हारा एसोसिएशन में चला जाएगा। तो टेम्परेचर वाला तो ऑप्शन नहीं है। उसके बाद फिर देखो क्या है, सेकंड ऑप्शन पढ़ो तो क्या था, फर्स्ट में तो टेम्परेचर था। नहीं सर, टेम्परेचर कहाँ था? टेम्परेचर कहीं तो हम सुने थे। ऑप्शन एक बार फिर से। ऑप्शन वन, oxygen concentration is high and carbon dioxide is low. Option 2, oxygen concentration is low and carbon dioxide is high. Option 3, बी 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 यही होगा बी। सर यही होगा। सर इसमें टेंशन दिया है, ऑक्सीजन टेंशन हाई एंड कार्बन डाइऑक्साइड टेंशन इज लो, और डी है ऑक्सीजन टेंशन इज लो एंड कार्बन डाइऑक्साइड टेंशन इज हाई। लास्ट वाला दिया है। टेंशन को प्रेशर बोल रहे हैं लोग। टेंशन को प्रेशर। क्योंकि पार्शियल प्रेशर देखना जरूरी है, हम लोग बी तो बोल दिए क्योंकि वही बता रहा था। एनसीईआरटी में तो सर कंसंट्रेशन ही दिया है, तो कंसंट्रेशन दिया है बट प्रेशर PO2 एंड PCO अलग होता है। लेकिन यहाँ पे वही समझ के, हाँ देखो यहाँ पे वही समझ के आंसर करना पड़ेगा, क्योंकि प्रेशर देखो तुम लोग देख सकते हो पार्शियल प्रेशर PO2 एंड PCO2 तुम लोग देख सकते हो। तो P का पार्शियल प्रेशर तो उसी को टेंशन ले रहा है क्या यहाँ पे? नहीं सर, टेंशन तो एक टाइप का फोर्स होता है और प्रेशर पर यूनिट एरिया होता है। अच्छा हाँ हाँ ये तो है, हम जान रहे हैं, लेकिन यहाँ पे आंसर बोल रहे अलग है, वो बी आंसर नहीं है। तो फिर बताओ क्या होगा? हाँ डी है आंसर। बी चाहिए क्योंकि एनसीईआरटी में भी लास्ट ऑप्शन। हाँ लास्ट ऑप्शन डी है, उसमें टेंशन वर्ड यूज किया है ना। यस सर। हाँ तो फिर इसको कैसे तुम करोगे बताओ? हमको भी पता है कि प्रेशर और कंसंट्रेशन के हिसाब से हम लोग वहाँ पे देख रहे हैं, तो हम लोग इसी को मान लेते हैं प्रेशर इज। हाँ सर ये कहाँ से दिया, मतलब ये आंसर सही कहाँ है? प्रीवियस पूछा गया है? नहीं ये पूछा गया नहीं है, इस तरह का क्वेश्चन नहीं पूछता अब है। आंसर प्रेशर जो है ना, प्रेशर हमेशा रिप्रेजेंट करता है, इस तरह का क्वेश्चन रहता है, इस टाइप का क्वेश्चन रहता है। बोले ना एनसीईआरटी में, लेकिन वहाँ प्रेशर टेंशन अलग चीज है। हाँ वो तो हम समझ रहे हैं, लेकिन कुछ चीज है कि थोड़ा सा दिमाग लगा के काम करना पड़ेगा, नहीं तो वही। तो जैसे वो प्लांट मेक में हम लोग पढ़े थे कैपिलरिटी में, वहाँ पर टेंशन था। हाँ वहाँ तो टेंशन है, वहाँ तो टेंशन नहीं देखा, वहाँ पर टेंशन था। तो वो सब होता है पॉइजन टेंशन थ्योरी होता है ना। हाँ सर वहाँ तो है। यहाँ पर तो कंसंट्रेशन, बुक में भी कंसंट्रेशन ही दिया था। हाँ बुक में कंसंट्रेशन दिया है, प्रेशर दिया है, आयन का इंक्रीजमेंट, पीएच वगैरह भी दिया है, बट टेंशन वर्ड बोल के नहीं दिया। तो हम बोल रहे हैं एनसीईआरटी में भी नहीं दिया, और नॉर्मल ऐसे भी बुक में देखोगे तो जल्दी टेंशन का वर्ड नहीं मिलेगा। ठीक है, इसको देखा जाएगा टेंशन कहाँ यहाँ वहाँ पे यूज हो रहा है। ठीक है, हाँ ये वाला फिगर जरूरी याद कर लेना, क्योंकि इसमें जो है कौन सा शिफ्टिंग जाता है, ये इसको हम लोग बोलते हैं डिसोसिएशन का बोर इफेक्ट बोलते हैं इसको। ठीक है, बोर इफेक्ट में वही चीज होता है। ठीक है चलो आगे।
तो मतलब किया क्या, टेंशन को ही प्रेशर माना गया ना। यहाँ पे वही चीज माना गया, उसी चीज के हिसाब से इसको आंसर दे रहा है, मेरे हिसाब से तो वही होगा, क्योंकि थोड़ा सा तो थोड़ा टेंशन देखना पड़ेगा। अगर मान लो टेंशन वर्ड कुछ करके होगा, क्योंकि हमको अभी तक प्रेशर कंसंट्रेशन एनसीईआरटी में मिला है, और अदर बुक भी पढ़े हैं तो प्रेशर कंसंट्रेशन ही मिला है। एक पीएच वाला मिलता है, टेम्परेचर भी मिलता है, लेकिन टेंशन वर्ड हम भी नहीं देखे हैं। ठीक है, हो सकता है फॉरेन राइटर वगैरह का बुक अगर ढूंढते हैं तो उसमें मिल जाएगा गाइडलाइन में। ठीक है ना, और बोलो, आगे बोलो। सर 58 नंबर 58 नंबर रेस्पिरेशन का, 58 नंबर रेस्पिरेशन का। चलो एक सेकंड, रेस्पिरेशन 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 कहाँ चला गया? Hmm. 58. Which of the following would have the same O2 content? Blood entering the lungs, blood leave the lungs. O2 same. Blood entering the right side of the heart, blood leaving the right side of the heart. Blood entering the right side of the heart, blood leaving the left side of the heart. Blood entering the tissue capillaries में। सर बी नंबर। आंसर बी या सी में होना चाहिए, देख लेते हैं। इसमें है आंसर ब्लड इंटरिंग द राइट साइड ऑफ द हार्ट, मतलब राइट ऑरिकल में अगर आता है तो वहां पे ब्लड लिविंग द राइट साइड ऑफ द हार्ट, ब्लड लीव करता है, यही होना चाहिए। ठीक है, जब पंप होता है तो उसमें कुछ चेंज नहीं होता है। ब्लड जब पंप होता है तो उसमें कुछ चेंज नहीं होता है, उसका प्रेशर चेंज होता है, केवल प्रेशर चेंज होता है बस। ठीक है, और आगे बोलो। बी नंबर होगा। आंसर भी होगा। उसी में देखो क्वेश्चन नंबर 6 है, देखो सॉरी 60 है, इस तरह का क्वेश्चन पूछता है। 60 है, 62 है, 63 है, 64 है। पार्शियल प्रेशर, पार्शियल कंसंट्रेशन हाइड्रोजन, मतलब 62 वाला बना लोगे ना तो बहुत सारा कॉन्सेप्ट उसमें क्लियर हो जाएगा। देखो उसी में असाइनमेंट में ही दिया हुआ है क्वेश्चन, सही वो उस तरह का क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। एक 66 भी अच्छे से, मतलब पार्शियल प्रेशर से क्वेश्चन रहता है और उसमें कॉन्सेप्चुअल रहता है। ठीक है, तो जब तक तुमको इसका मतलब बोल सकते हैं तरह का जो फैक्टर है वो अगर याद नहीं रहेगा तो गलत हो जाएगा। ठीक है, और आगे बोलो। सर इसका जो डी नंबर ऑप्शन था, ब्लड एंटरिंग द टिश्यू कैपिलरीज, उसके बाद ब्लड लीविंग द टिश्यू कैपिलरी, तो इसमें चेंज होगा क्या? हाँ देखो, सेम पूछ रहा ना, सेम O2 कंटेंट, तो ब्लड एंटरिंग द टिश्यू कैपिलरी और ब्लड लिविंग द टिश्यू कैपिलरी। ऑब्वियसली जब एंटरिंग और लिविंग है टिश्यू के केस में तो वहाँ पार्शियल प्रेशर देखो ना। ठीक है, तो O2n का कम हो जाएगा वहां पे। ठीक है, मतलब जहां से जो छोड़ के जा रहा है वहां पे कम है, वहां पे ज्यादा है। मतलब सपोज मान लो ए रीजन से बी में जा रहा है, चाहे टिश्यू हो चाहे सेल हो, तो ए से बी में जा रहा था, यहाँ पे कंसंट्रेशन हाई होगा, चाहे जो भी O2 हो या फिर CO2 हो, चाहे जो हो, यहाँ पे जो भी जा रहा है उसका कम होगा, तो हाई टू लो जाता है, ये कॉमन सेंस में चीज है। ठीक है, तो आंसर भी होगा। ठीक बोल रहे, और आगे बोलो। सर ये रेस्पिरेशन में बोर्स इफेक्ट, हैमबर्गर्स इफेक्ट और हाल्डेन इफेक्ट से क्वेश्चन आता है? बोर इफेक्ट से आएगा क्वेश्चन, क्योंकि वो सिग्मोइड कर्व है। आई मीन जो बोर इफेक्ट में यही इफेक्ट है और कुछ नहीं है। बोर इफेक्ट में जो है, बोर इफेक्ट का ही कॉन्सेप्ट है। क्यों सिग्मोइड कर्व नीचे जाता है तो वो डिसोसिएशन होगा। हाँ, नीचे जाएगा तो डिसोसिएशन, ऊपर जाएगा तो मतलब राइट की तरफ शिफ्ट किया तो डिसोसिएट, और अपर की तरफ किया तो एसोसिएट। क्या एसोसिएट? ऑक्सीजन, बस इसको ध्यान रखना। और उसी पे तुम्हारा ये है फैक्टर जो हम बोले ना कि डिक्रीज CO2, इंक्रीज O2, पीएच का कितना होना चाहिए ये पता रहना चाहिए, इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन, इस तरह का जो फैक्टर है उसको ध्यान रखना, वो भी तुम्हारे एनसीईआरटी में दिया है।
तो बोर इफेक्ट इंपॉर्टेंट है, हेल्डन वगैरह अब नहीं पूछता उतना, ठीक है। हेल्डन इफेक्ट ही क्लोराइड शिफ्ट है, जो कि क्लोराइड का शिफ्टिंग होता है तो O2 CO2 का एक्सचेंजिंग वहां पे होता है, आई मीन आरबीसी से टिश्यू वगैरह में, तो क्लोराइड वो शिफ्ट। इम्पोर्टेंट। हाँ क्लोराइड शिफ्ट को ही ये हम बोलते हैं ना, हैमबर्गर ही क्लोराइड शिफ्ट को दिया था। ये चीज है उसमें, तो वो चीज कर सकते हो। तो वो नहीं, बोर इफेक्ट वाला पढ़ के जाना, बोर इफेक्ट में पूछता है, क्योंकि सारा कॉन्सेप्ट है, बस बोर का नाम नहीं दिया है, तो ये थोड़ा रिलेट कर सकते हो और कुछ नहीं। और इसमें कुछ The oxygen binding curve for myoglobin is steep and shifted to the left of the same curve for hemoglobin. This indicates that option A, people with myoglobin are acclimated for life at high altitudes. ये Option B, इसका असाइनमेंट का है, नहीं सर टेस्ट का। टेस्ट का है भाई, हमको लगा टेस्ट में, तो बोलो। Option B, myoglobin occurs in high concentration in the human fetus. Option C, myoglobin does not function well at high % saturation of oxygen. Option D, myoglobin picks up and releases oxygen at low pressure oxygen values than does hemoglobin. ऑप्शन है, समझने में टाइम लगेगा, ऑप्शन थोड़ा सा ऑप्शन लिखना पड़े। एक काम करो ना, ठीक है छोड़ दो अभी, हम ना पेपर मंगवा लेते हैं सर से, ठीक है, उसका नाम आराम से देख लेते हैं, इतना ज्यादा लिखेंगे तो और कुछ। क्वेश्चन 59 लिख लीजिए। 59 इसी में ना? नहीं टेस्ट का, मतलब ये टेस्ट आई थिंक 5th टेस्ट था। अच्छा हाँ बोलो इसका, उसमें था। हाँ इसका स्क्रीनशॉट भी नहीं होता है और लिखता है सम प्राइवेट डेटा। हाँ कोई बात नहीं, हम मंगवा लेंगे सर से, कुछ ऑनलाइन चल रहा है ना तुम लोग का? यस सर। महंगा पेपर है सर, हैं? बहुत कीमती पेपर है सर, सब स्क्रीनशॉट नहीं देता है। अरे सर क्या बोलोगे। सर डाइजेशन वाले असाइनमेंट में क्वेश्चन नंबर 19। एक सेकेंड को निकाल लेते हैं, डाइजेशन वाले में ना। यस 19 19 ठीक है। 19 में है हमारा क्वेश्चन 19। हाँ, स्मॉल इंटेस्टाइन इज डिस्टिंग्विशेबल इनटू 3 पार्ट्स, a U-shaped, a long coiled middle portion and highly coiled। इसमें क्या दिक्कत हो गया? ड्यूडेनम, इलियम, इशियम। नहीं, ड्यूडेनम, जेनुनम और इलियम। बस वही जो सीरीज है, ड्यूडेनम, जेनुनम, इलियम। देखो एक्चुअली क्या है ना, देखो पहला सी शेप्ड है ना ड्यूडेनम, तो नहीं, कौन वाला टी शेप्ड है? यू शेप्ड है। देखो ड्यूडेनम है, वी शेप्ड है, सी बुक में है सी सर, शेप्ड है। हाँ कहीं सी भी है सर, सी यू दोनों। हाँ एनसीईआरटी में सी है सर, सी शेप दिया। तो सी, अब सी शेप दिया नहीं तो क्या करोगे? यू शेप को ही देख के चलना पड़ेगा। यही सब यू शेप भी होता है सर, यू शेप भी कहीं दिया और था। सर एनसीईआरटी में सर डाइजेशन वाले फूड, डाइजेशन ऑफ फूड वाले टॉपिक के ऊपर यू शेप ड्यूडेनम दिया है। हाँ सर, हाँ दिया, हम तो बोल रहे हैं, हाँ तो बोल रहे हैं कि लेकिन ड्यूडेनम ही जो है इस तरह का शेपिंग में रहता है, इस तरह का, ठीक है। और पता है इस तीनों पार्ट में जो है सबसे छोटा पार्ट ड्यूडेनम है, लेकिन है छोटा, लेकिन एरिया ज्यादा, वाइडर पार्ट है। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा डाइजेशन का सारा काम यही होता है। ड्यूडेनम का बहुत ज्यादा काम नहीं है, इलियम का है, क्योंकि इलियम जो क्वाइलिंग क्यों पता है, क्योंकि इनफोल्डिंग बन के वहाँ वेली बन जाता है, इसलिए उसको क्वाइल्ड बोला गया, और कुछ नहीं है। वही आंसर सी होगा। तो अगर कभी ड्यूडेनम का शेप पूछेगा तो यू या सी, जो ऑप्शन रहेगा दिमाग लगा के मार देना, ठीक है। यू सी दोनों लिख लो, ठीक है। अच्छा एनसीईआरटी में यू दिया है? दोनों दिया सर, यू भी दिया, सी भी दिया, दोनों दिया है ना, एकदम याद रखो दोनों। जहाँ दोनों तो कभी नहीं पूछेगा, ठीक है, एक ही पूछेगा। दोनों एक ही जैसा है, यू और सी उल्टा यू और सी। फिगर तो देख के सर सी लगता है। हाँ सी, अरे सी ही है। यू तो यू का मतलब है ये वाला चीज, ऐसा थोड़े रहता है, सी ही रहता है, ठीक है, क्योंकि ज्यादा करो किया तो दिक्कत है, ठीक है। सर मूलर ऑर्गन किसको बोलते हैं? हैं? मूलर ऑर्गन
Muller's Miller organ. Muller's. Muller's organ. Muller Yes, sir. Muller organ नहीं पता हमको। इसमें है असाइनमेंट में क्या? No, sir. Last year question में. मुलर और लास्ट ईयर क्वेश्चन है। Yes, sir. 19 का? हाँ सर, 2012 का। 2012 का क्वेश्चन है ना मुलर? हाँ सर, क्वेश्चन पढ़ते हैं। नहीं बता सकते, देखिए ना एक बार उसको मुलर ऑर्गन क्या है। सर क्वेश्चन पढ़े? पढ़ो। Much developed larynx of human male is called Aristotle lantern, syrinx, Adam's apple, Adam's apple. Adam's. Adam's apple. So absorption वाले digestion वाले assignment से question number 36. Question number 36. Digestion. Which layer the gut is responsible for peristalsis? Smooth muscles, mucosa और क्या ऑप्शन? 30 कौन 36 बोले थे? Yes sir. हाँ, which layer of the gut is responsible for peristalsis? Smooth muscles, mucosa, submucosa and serosa. तो सबसे लास्ट वाला कौन सा है? म्यूकोसा सबसे लास्ट म्यूकोसा है। सबसे लास्ट म्यूकोसा है ना? स्मूथ मसल ना हो इसका। स्मूथ मसल्स होगा क्योंकि पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट जो होता है दो टाइप का मसल्स है ना वहाँ पे, स्मूथ एंड सर्कुलर मसल्स, तो स्मूथ मसल्स होगा। आप सही बोल रहे हो। ठीक है, आगे बोलो। सर पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट तो वो तो पूरा कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की वजह से होता है ना, उसमें एक मसल कैसे रिस्पॉन्सिबल होगा? रिस्पॉन्सिबल मसल्स तो एक ही होगा, सॉरी दो मसल्स हम तो स्मूथ में दो तरीके का मसल चला जाएगा, एक सर्कुलर भी है और एक लॉन्गिट्यूडनल मसल्स भी है, तो देखना। ठीक है, तो स्मूथ मसल्स यहाँ पे दे रहा है, ऑप्शन के हिसाब से आंसर करना है ना। स्मूथ मसल्स होगा, सिंपल है। ठीक है, क्वेश्चन के हिसाब से आंसर करेंगे, वो तो हमको ही पता है क्योंकि वेव कॉन्ट्रैक्शन ऐसे थोड़े होगा, एक तरफ कॉन्ट्रैक्ट करेगा एक तरफ रिलैक्स करता है, तो ऑब्वियस बात है इंटरनल और आउटर का लेयरिंग में जो मसल्स होता है वो अलग अलग टाइप का होता है, सर्कुलर लॉन्गिट्यूडनल। सर एक क्वेश्चन है, व्हाट इज करेक्ट रिगार्डिंग ल्यूकोसाइट? ऑप्शन these can squeeze out through the capillary walls. Option B, these are unucleated. Option C, sudden fall in their number indicates cancer. D, these are produced in thymus. ऑप्शन पहले फिर से क्वेश्चन पढ़ो तो ऑप्शन को ध्यान में। What is correct regarding leukocyte? आंसर ए होगा। कौन सा सही है? आंसर ए होगा। These can squeeze out through the capillary wall. हाँ, क्योंकि डायपेडेसिस करता है वो, इसको डायपेडेसिस बोलते हैं। ये सेल है यहाँ डब्ल्यूबीसी है, इरेगुलर मूवमेंट होने के कारण ये बाहर निकल जाएगा और यही डब्ल्यूबीसी कहाँ पे जाके मिल जाएगा? लिम्फ फ्लूइड में जाके मिल जाएगा। ये डायपेडेसिस होता है। ये कौन से वॉल बनाया हैं? ये कैपिलरी वॉल। ठीक है, जो तुम क्वेश्चन पूछा ना, तो तुम वहाँ पे ये है डायपेटिस प्रोसेस करता है। डायपेटिस मतलब है अपने ब्लड वेसल से, ब्लड कैपिलरी से वो बाहर निकल जाएगा, स्क्वीज आउट होकर निकल जाएगा, वो उस प्रोसेस को डायपेटिस बोलते हैं और ये करता है। ठीक है, इसलिए आंसर वही है। ये आंसर सही है। सडन फॉल इन द नंबर इंडिकेट्स कैंसर, ये नहीं होगा? नहीं होगा सर एक जगह लिखा था हमने कैंसर में किसी का नंबर कम होना ये इंडिकेट करता है कैंसर। ऐसा नहीं है, देखो वहाँ का कंडीशन 12 में सर लिखा हुआ है, 12 का बायो में। हाँ, ये डब्ल्यूबीसी का नंबर कम होना ही बताता है, वहाँ ल्यूकोमिया हो गया। नहीं ऐसा नहीं है, डब्ल्यूबीसी जरूरी नहीं है कि वो हर, देखो डब्ल्यूबीसी कम होने का भी रीजन है। ठीक है, दूसरा चीज है कि तुम्हारा जो भी चीज तुम देख रहे हो, आई मीन जो जिस चीज के बारे में बोल रहे हो ना, इसका ये होता कैसे ये पता है? इंक्रीज नंबर ऑफ आरबीसी। मान लो हम बोलते हैं ल्यूकेमिया है, तो कोई ना कोई सेल तो इंक्रीज हो ही रहा होगा। ठीक है,
अनकंट्रोल ग्रोथ ऑफ सेल को ही ना बोलते हैं कैंसर सेल, यही बोलते हैं। तो अगर मान लिया जाए डिक्रीज हो रहा है WBC तो इंक्रीज RBC होना चाहिए, बट ऐसा नहीं होता है वहाँ, इसलिए ऐसा नहीं है। WBC अब देखो जैसे अप्रोप्रिएट, देखो कैंसर के केस में अप्रोप्रिएट कोई भी चीज है तो अप्रोप्रिएट पहले उसको समझना पड़ेगा। जैसे कैंसर का डिटेक्शन में भी इस तरह का क्वेश्चन रहता है, कंफ्यूज बहुत होते हैं हम लोग। डिटेक्शन में भी पूछता है, जैसे 2-3 वहां पे देख लेना है, रेडियोग्राफी है, हिस्टोलॉजिकल स्टडी है, सीटी सॉरी एक्सरे है, MRI है। अब बोलेगा कैंसर के बेस्ट डिटेक्शन डायग्नोसिस का मेथड क्या है, MRI होता है, ठीक है। तो ये सब क्वेश्चन बनाने से ही हम लोग को एग्जैक्टली पता चल पाएगा, ठीक है। बट डायपर्डेसिस जो है उसका कैरेक्टरिस्टिक्स होता ही होता है ये, ठीक है, वो करेगा ही करेगा। और कुछ सर ये ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड वाला टॉपिक समझा दीजिए ना। ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड वाला टॉपिक देखो इससे जो क्वेश्चन आएगा सबसे फर्स्ट में, अगर तुम ग्राफ का बात कर रहे हो तो ग्राफ डायरेक्टली डिपेंड है पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 एंड CO2 जो बताए। लेकिन अगर ट्रांसपोर्ट की बात करते हैं तो उसमें से ध्यान रखना कि ट्रांसपोर्ट जो है किसके के, क्योंकि प्लाज्मा के थ्रू भी जाता है, RBC के थ्रू भी जाता है वो, ठीक है। तो वो चीज तुमको देखना है। तो हम एक बार वहाँ वो वाला पैराग्राफ हम तुमको समझा देते हैं, ठीक है। हाँ, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस ना, यस सर। ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस वाला या ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2? CO2 ज्यादा नहीं समझ में आया। तो ज्यादा नहीं समझ, तो CO2 समझना है। यस सर। देखो ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन में जो दिया गया है वो तुम्हारा बोर इफेक्ट है, ठीक है। और ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड में तुम्हारा क्या है, हेल्डन इफेक्ट, जो कि कार्बोनिक एनहाइड्रस। कार्बोनिक एनहाइड्रस कहाँ रहता है? प्लाज्मा में। प्लाज्मा में रहता है। कार्बोनिक एनहाइड्रस से ही वो जो है चेंज होता है। देखो वहां पे चेंजिंग दे रहा है, ठीक है। देखो जैसे मान लो ये हमारा ब्लड कैपिलरीज है और ये हमारा मान लो RBC है, सपोज RBC है, और ये हमारा प्लाज्मा है। प्लाज्मा फ्लूइड है ना, ये तो सेल है। ये हमारा क्या हो गया, टिश्यू हो जाता है, टिश्यू हो गया। अब यहाँ से जब ऑक्सीजन जाता है, ठीक है, जब यहाँ से ये हो गया CO2 यहाँ पे आएगा, यहाँ पे कार्बोनिक एनहाइड्रस है, ठीक है। ये उसको कन्वर्ट कर देता है। कन्वर्ट किसमें करेगा? तो वो तुम्हारे सामने एनसीईआरटी में एक है ना, CO2 प्लस H2, हाँ CO2 प्लस H2। जब ये कन्वर्ट करेगा कार्बोनिक जो एंजाइम है वो, और H2CO3 बना लेगा। फिर उसके बाद वो वही एंजाइम काम करेगा और HCO3 माइनस और प्लस H प्लस मतलब वहां पे बनाएगा, जिसके कारण वो मैकेनिज्म क्या है ना कि इसके कारण वो एक्सचेंज होता है। CO2 जो है हीमोग्लोबिन के साथ अटैच्ड होगा इस फॉर्म में, और फिर वो लेके चल जाता है, ठीक है। बायोकार्बोनेट एक तरह से हो गया ना, HCO3 माइनस, ठीक है। तो ये होता है प्लाज्मा में, जिसको CO2 को कन्वर्ट करना है इसमें, फिर ये अल्टीमेटली यही एंजाइम काम करके इसमें कन्वर्ट करता है। अब ये जो है फिर RBC के साथ अटैच होगा, आई मीन जो बोलते हैं कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, वो उसके साथ बाइंड करेगा, फिर उसको लेके जाएगा। ये तुम्हारा ये है हेल्डन इफेक्ट, तो क्लोराइड शिफ्ट बोल रहे थे, यही हेल्डन इफेक्ट है, ठीक है। यही चीज है, समझे? बस इसको इतना याद रखना काफी है सर। और जो एल्वियोलर साइड पे है, एल्वियोलर साइड पे कार्बन डाइऑक्साइड वाला एक्सचेंज, वहां तो डायरेक्टली डिफ्यूजन का मैकेनिज्म है, ठीक है। वहां पे डिफ्यूजन से ही होता है। देखो वहां से डिफ्यूजन से ही होता है, जिसमें ये लिखा हुआ है तुम्हारा कि 20 to 25% CO2 ट्रांसपोर्ट बाय RBC, 70% ऑफ CO2 इज बाइकार्बोनेट और 7% इज करोड। ये तो गैसेस का बात हो गया, बट एनसीईआरटी में जो था वो दूसरा क्या है कि वहां पे डिफ्यूजन प्रोसेस है, वहां पे कोई और दूसरा प्रोसेस है नहीं। यहाँ पे डिसोसिएट हो रहा है, एसोसिएट हो रहा है, तब ऐसा हो रहा है, बट वहाँ डायरेक्टली वो डिफ्यूज कर रहा है, ठीक है। बस इसी के लिए सर वो जो इक्वेशन के नीचे लिखा है थर्ड लाइन में, हाँ हाँ हाँ, at the alveolars action proceeds in the opposite direction, leading to the formation of carbon dioxide and H2O। हाँ, तो ये हाँ, यहाँ पे कार्बोनिक एनहाइड्रेस प्लाज्मा का रहता है।
यहाँ पे तो प्लाज्मा रहेगा, यहाँ पे प्लाज्मा रहेगा ब्लड कैप मतलब इसमें, लेकिन एल्वियोलर में तो लिख रहा है जो एल्वियोलर से एक ये वही है, पार्शियल प्रेशर लो हाई दिखा रहा है। तो डिफ्यूजन देखो प्रेशर यहाँ पे होने के कारण, कम होने और ज्यादा होने के कारण डिफ्यूजन वहां प्रोसेस कर लेता है। दूसरा चीज लिखा है कि द रिएक्शन प्रोसीड इन द अपोजिट डायरेक्शन लीडिंग टू फॉर्मेशन ऑफ CO2 and H2O. So the CO2 trap as bicarbonate at the tissue level and transport to alveoli to release out as CO2. वही तो दे रहा है, वो जो भी है वो तो टिश्यू लेवल पे CO2 और H2O का जो है वो हो रहा है, लेकिन एल्वियोलर जो रिलीज होता है CO2 वो तुम्हारा है, वो तो पार्शियल प्रेशर पर डिपेंड बता रहा है इसमें। ठीक है, उसका 2 लाइन और पढ़ो ना, नीचे वो लिखा है टिश्यू लेवल पे, CO2 एंड H2O वाला जो कॉन्सेप्ट बोल रहे हो वो टिश्यू लेवल पे, नेक्स्ट में टिश्यू लेवल पे लिखा हुआ है। और कुछ सर क्वेश्चन है, हाँ aquatic reptiles are हाँ aquatic reptiles are option A हाँ ammonotelic, ureotelic, हाँ ureotelic in water, ureotelic over land. उसमें जो होता है Aquatic reptiles are एक्वाटिक रेप्टाइल्स जो होगा Ureotelic. Aminotelic ना सर। हेलो हाँ सर, हेलो हाँ सर आवाज आ रहा है। हेलो आवाज नहीं आ रही है? हेलो, Yes, sir. हेलो हाँ सर बोलिए, आवाज आ रहा है। हेलो हेलो हेलो, Yes, sir. हेलो हाँ सर, हाँ हाँ बोलो, आवाज नहीं आ रहा था, बोलो। aquatic देखो reptiles are वो समझ गए हैं। देखो एक्चुअली एक्वाटिक रेप्टाइल पूछ रहा है, तो यहाँ पे मेरे हिसाब से अगर लैंड में है वो तो यूरिया ही होना चाहिए, बट एक्वाटिक में अगर है तो ammonotelic, ureotelic, ureotelic in water, ureotelic over land. Ureotelic in land। यूरियोटेलिक, यूरिया, हाँ वही होगा, क्योंकि रेप्टाइल्स तो मोस्टली लैंड में रह रहा है ना, वो तो पानी में कभी कभी जाएगा, ऐसा नहीं कि क्या होगा हमेशा आंसर? रहेगा। यूरिया ही होगा, यूरियोटेलिक। आंसर ammonotelic दिया है, हम्म, होना तो ureotelic चाहिए था, केवल ureotelic। हाँ वही होना, यही चाहिए। अमोनोटेलिक एक्वाटिक और मतलब यूरिया तो सबसे पॉइजनस है। हाँ, और दूसरा चीज है कि अमोनिया मतलब वो अमोनिया मतलब हो, देखो अमोनिया बहुत ज्यादा टॉक्सिक है, बट उसको रिलीज होने के लिए बहुत ज्यादा वाटर भी चाहिए होता है। सर सॉरी सर, आंसर यूरियोटेलिक दिया है। हाँ यूरियोटेलिक दिया है। यूरियोटेलिक दिया है, लेकिन एमोनोटेलिक ना होना चाहिए, क्यों अमोनोटेलिक होना चाहिए? क्योंकि सर एक्वाटिक है और एमोनिया तो पॉइजनस होता है सबसे ज्यादा, समझ रहा हूँ। हाँ हाँ वो तो है, तो वाटर को सबसे ज्यादा जरूरत होना चाहिए। जरूरत पड़ता है, वो और तो हम बोल ही एक्वाटिक रहे हैं। रेप्टाइल भी लिखा है। लेकिन रेप्टाइल्स है तो जरूरी थोड़ा है कि वो हमेशा पानी में ही रहेगा। एक्वाटिक रेप्टाइल लिखा तो है। हाँ एक्वाटिक, हाँ ये चीज है, बट
नहीं वही होगा, रेप्टाइल्स का ये है, चीफ जो नाइट्रोजनस वेस्ट है वो यूरिया ही है, इसीलिए मेरे हिसाब से आंसर यूरिकोटेलिक ही होना चाहिए, मोनोटेलिक नहीं होना चाहिए। यूरियोटेलिक तो दिया है, लेकिन होना तो एमोनोटेलिक चाहिए ना, क्योंकि एक तो यहाँ पर लिखा हुआ एक्वाटिक है। वो तो हम समझ रहे कि एक्वाटिक है, रेप्टाइल्स है ना जी। रेप्टाइल्स में देखो, रेप्टाइल्स जो होता है उसका अगर अमोनिया हाईली पॉइजनस है, उसको कंटिन्यूअस वाटर चाहिए। हाँ समझ रहे हैं, वो देखो जैसे मान लो फिश लोग है, फिश लोग जो होता है, फिश लोग अमोनिया रिलीज करता है, ठीक है। एक्चुअली क्या है कि अमोनिया वाटर, देखो रेप्टाइल्स है, हो सकता है कि उसको वाटर ज्यादा इनटेक करने की जरूरत नहीं पड़ता होगा, पानी में रह रहा है लेकिन पानी को वो यूज नहीं कर रहा होगा, ये भी तो चीज है। ऐसा भी होता है। हाँ ऐसा क्यों नहीं होता है? अच्छा तुम पानी जरूरी है कि जो पानी में रहता होगा उसमें लंग्स डेवलप नहीं करता होगा रेस्पिरेशन के लिए? तुम्हारा फ्रॉक तो है, फ्रॉक तो है, वो फिर बाहर में भी रहता है, इसीलिए ना हाँ उसको वही बाहर चीज आने का जरूरत होता है। अब हम लोग बाहर रहते हैं, बोलेंगे कि ऑक्सीजन का इस्तेमाल नहीं करेंगे। नहीं वो चीज तो है, लेकिन हो सकता है कि ज्यादा वाटर उसको यूज नहीं करता होगा, ये भी तो है। लेकिन ये भी संभव है नहीं, पानी में है तो भाई वाटर तो यूज करेगा ही। पता नहीं जी, देखना होगा इसको, लेकिन मेरे हिसाब से तो रेप्टाइल्स के हिसाब से तो, क्योंकि उसका चीफ प्रोड्यूसर जो है वो यूरिया ही होता है, इसीलिए हम ऐसा बोले हैं। आंसर यूरियोटेलिक दिया है। हाँ लेकिन देखना होगा इसमें, ठीक है, इसका मैकेनिज्म देखना पड़ेगा, याद नहीं हमको। और बताओ, ये तुम्हारा क्वेश्चन पूछा हुआ था क्वेश्चन? हाँ सर। अच्छा ठीक है। 1999। 90 तो 99 तो क्या पहुंच गया, चलो ठीक है ठीक है ठीक है। सर और एक क्वेश्चन है, लैक ऑफ रिलैक्सेशन बिटवीन सक्सेसिव स्टिमुलाई इन इन सस्टेन्ड मसल कॉन्ट्रैक्शन इज नोन एज। लैक ऑफ रिलैक्सेशन बिटवीन सक्सेसिव स्टिमुलाई इन सस्टेन्ड मसल कॉन्ट्रैक्शन इज नोन एज। ऑप्शन फैटिग, टेटनस, टोनस, स्पैज्म। फैटिग लगा तो हमको भी वही, लेकिन है टेटनस। टेटनस में तो जॉइंट लॉक कर जाता है जी। टेटनस डिजीज का पूछ रहा है ना उसमें? लिखा टेटनस ही है, इसका एक्सप्लेनेशन भी दिया है। टेटनस में तो जॉइंट्स वगैरह लॉक हो जाता है, बोर्ड शेप का हो जाता है, पता नहीं। टेटनी से है मस्कुलर डिसऑर्डर में होगा। टीटनस, अच्छा TETANUS, टेटनस। एक्सप्लेनेशन दिया था इसका, सस्टेन मसल कॉन्ट्रैक्शन ड्यू टू रिपीटेड स्टिमुलस इज नोन एज टेटनस। दिस रिजल्ट ड्यू टू मसल फैटिग। मसल फैटिग, हाँ वही तो, पता नहीं, हो सकता है तो होगा आंसर। हमको जाता है, हमको तो फैटिग ही लग रहा है, बट एक तो टेटनस जो नॉर्मल हम जानते हैं वो तो ज्वाइंट को, हाँ वो तो ये अलग चीज है, ये चीज नहीं पता। बहुत कुछ वर्ड है चीज, एक बार ऐसा है हमको देखना पड़ेगा सब प्रीवियस ईयर का जो भी है, ठीक है। और बोलो आगे। सर आप बोले थे ह्यूमन फिजियोलॉजी से आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चंस रहता है, तो कैसा क्वेश्चंस रहता है? आउट ऑफ सिलेबस में देखो क्या क्वेश्चन रहेगा बता देते हैं। जैसे ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस में बात किए ना, वो बोर इफेक्ट, ठीक है ना, तो बोर इफेक्ट क्या होता है वो समझना होगा, ठीक है। जो कि हम तुम लोग को बताए वो सब थोड़ा मोड़ा एक्स्ट्रा वही रहता है कि जैसे हेल्डन इफेक्ट दिया है CO2 के लिए, O2 के लिए बोर इफेक्ट है, तो मैकेनिज्म वही दिया है, बट वो नाम यूज नहीं किया, तो उस तरह का वो नाम पूछ सकता है, ठीक है, ये चीज है। दूसरा तुम्हारा क्या है कि डाइजेशन को लेके, डाइजेशन में जो है एब्जॉर्प्शन वाला जो प्रोसेस है उसमें कुछ कुछ रहता है, तो वो क्वेश्चन बनाने से क्लियर हो जाएगा कि किस प्रोसेस के लिए कौन सा है रिस्पॉन्सिबल, वो चीज है। बाकी बात इंजाइम्स वगैरह को लेके अगर तुम बात करते हो, जैसे स्लैवरी ग्लैंड, ठीक है, स्लैवरी ग्लैंड में वहां पे दिया है कि कौन कौन सा मतलब ग्लैंड प्रेजेंट है, 3 पेयर होता है, उसका लोकेशन पूछ सकता है। दूसरा चीज है कि उस तीनों ग्लैंड में जैसे 3 पेयर है या फिर 3 पेयर है, 6 इन नंबर है,
मान लो हम एक ही पेयर का बात करें, मान लो पैरोटिड ग्लैंड का बात कर रहे हैं, उसमें से पूछ सकता है कि इस तीनों पेयर ऑफ ग्लैंड में कौन जो है वो एंजाइम्स को रिलीज करने में हेल्प करता है। तो पैरोटिड ग्लैंड, इस तरह का उनको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। ठीक है, क्योंकि वो नाम दिया है थोड़ा सा। हाँ, दूसरा चीज है कि जैसे बोले एंजाइम्स में, ठीक है, तो सर्कस इंटेरिकस में जो एंजाइम्स वगैरह वो तो खैर दिया हुआ है, बट उसमें थोड़ा सा और पढ़ने का जरूरत पड़ेगा तुमको। ठीक है, और वैसा कुछ नहीं है। हाँ, इसमें तुम्हारा जैसे रेस्पिरेशन में है थोड़ा नर्वस सिस्टम को लेके, कि जैसे रेस्पिरेशन का मेनली जो कंट्रोल सेंटर कौन है, तो मेडुला ऑब्लोंगाटा है, लेकिन वहीं पे एक न्यूमोटॉक्सिक सेंटर भी है, तो उससे थोड़ा सा क्वेश्चन पूछता है, तो वो सब थोड़ा देख सकते हो। ठीक है, और ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछेगा, मतलब साइंटिस्ट वगैरह का मैकेनिज्म से ही जो है पूछना है, बाकी बात नहीं पूछता है। ठीक है, जैसे तुम्हारा कार्डियक वाला में थोड़ा क्वेश्चन रहेगा। रेस्पिरेशन में बोर और हेल्डन ही था एक दो क्वेश्चन जो उससे रिलेट करेगा, और तो कुछ वॉल्यूम वगैरह सब याद करके जाओगे तो वॉल्यूम से क्वेश्चन रहता है, एक दो गो रहता है, तो एक रहेगा, ज्यादा नहीं रहेगा। और फिगर तो खैर इम्पोर्टेंट है ही, फिगर तो खैर पूछा भी है पहले भी कि किसका प्रेशर कहाँ रहेगा नहीं रहेगा, वो सारा मतलब फिगर को ही छाप देगा, उसी में कुछ मिसिंग कर देगा और ऑप्शन में डाल देगा, इस तरह का क्वेश्चन रहता है। और ज्यादा नहीं पूछेगा, कुछ क्वेश्चन पूछता है, बस यही है इसका। और कुछ सर ह्यूमन फिजियोलॉजी में आप बोले थे एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन डालेंगे। हाँ, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन में जैसे मान लो टीथ से आ सकता है। कैसे आ सकता है? जैसे बोल देगा क्या कि जैसे तुमको पता है डेंटल फॉर्मूला ऑफ चाइल्ड और डेंटल फॉर्मूला ऑफ एडल्ट पता है क्या होता है? हाँ सर, 2123 एडल्ट 2123 Adult. और 2103 नहीं 21 प्री मोलर नहीं होता, 0 होगा, 0 3 होगा, 3 होगा, 2102 होता है। यस। ठीक है, क्योंकि मोलर बनेगा और एक प्री मोलर भी बनता है बाद में, जिसको विजडम टीथ बोलते हैं। ये चीज है। तो क्वेश्चन इसमें कैसे पूछा भी है कि मान लो कोई एक 2123 2102 होगा इसमें, 2102 2102 चाइल्ड वाले में 02। ठीक है, क्योंकि प्री मोलर में अगर एक डेवलप कर गया तो वो विजडम टीथ कहला गया, और विजडम टीथ जो होता है वो एडल्ट वाले एज में चल जाता तब होता है। बोलता है ना कि विजडम टीथ, अकल दांत निकल रहा है मेरा भाई, विजडम टीथ उसी को बोलते हैं, जो कि वेस्टिजियल ऑर्गन की तरह भी तो पढ़े ही थे। तो 2102 विजडम। हाँ बोलो। ठीक है सर। ठीक है ना। अब देखो इसमें क्या क्वेश्चन पूछा था कि जैसे मान लिया जाए क्या, एक क्वेश्चन है हमको याद है, एक डेंटिस्ट है, वो किसी किड्स स्कूल में गया डेंटल चेकअप करने के लिए, तो सारे बच्चों का डेंटल चेकअप किया, तो कौन सा एब्सेंट था, कौन सा टीथ एब्सेंट था बताओ? प्रीमोलर की मोलर जी मोलर ना, नहीं सर, प्रीमोलर। बच्चे में कौन सा टीथ एब्सेंट रहता है ना? हाँ, वो तो मिल्क टीथ में ना। हाँ, तो मिल्क टीथ का। हाँ नहीं, ठीक है 212। अरे देखो, प्री मोलर एंड मोलर, ठीक है। हाँ सर, वो कहानी जान 212 प्री मोलर एंड मोलर, तो प्री मोलर एब्सेंट होगा। ठीक तो बोल रहा है, तो इस तरह का क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, अब जैसे पूछता है ये क्वेश्चन है, हाँ एक क्वेश्चन पूछा था कि कोई बच्चा खाना खा रहा है, भूख लग रहा है, तो उसका ब्रेन का कौन सा पार्ट वर्किंग हो रहा है बताओ? ये एनसीईआरटी का है। हाइपोथैलेमस पार्ट, हाइपोथैलेमस, क्योंकि हमारा हंगर को मेंटेन, इस तरह का क्वेश्चन रहता है, ज्यादा नहीं रहेगा। ठीक है, रेस्पिरेशन में क्वेश्चन पूछ रहा है कि मान लिया जाए कोई दो दोस्त गया खाना खाने के लिए और एक अचानक से हिचकी आने लगा या सरक गया, तो कौन सा इम्प्रॉपर फंक्शन की वजह से? तो एपिग्लॉटिस। ठीक है, उसके बाद फिर
क्वेश्चन ये इसी तरह 2-3 क्वेश्चन हम देखे थे, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन था, और तो ऐसा नहीं। फिर हार्मोन में बहुत ज्यादा क्वेश्चन रहेगा। हार्मोन में तो कभी कभी जब क्वेश्चन देगा, बोल रहा है कि आपके पीछे कुत्ता दौड़ गया तो कौन सा हार्मोन रिलीज होने लगा आपके बॉडी में, बताइए। एड्रेनलिन। हाँ, इस तरह से होता है, इसी तरह से कुछ कुछ क्वेश्चन पूछेगा। और तो नहीं, और तो ठीक, और सब क्वेश्चन नहीं रहेगा वैसा। ठीक है। और क्वेश्चन पूछिए इधर उधर से। हम क्वेश्चन पूछे, तुम लोग क्वेश्चन लाओ। ऐसा है, इसका तुम लोग खैर बहुत क्वेश्चन पूछे। हाँ, तुम असाइनमेंट का क्वेश्चन जरूर बनाना, क्योंकि उसमें वो एनसीईआरटी का ही है, तो उसमें बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगा तुमको। जो मिडिल लेवल का क्वेश्चन है उसमें ठीक दिया हुआ है, हम देखें उसको क्वेश्चन बनाना, उसमें बहुत ज्यादा तुमको हेल्प कर देगा तुम्हारे एग्जामिनेशन के लिए। ठीक है, छोटा छोटा क्वेश्चन तो बना ही लोगे, थोड़ा मिडिल और थोड़ा टफ में अगर हम जाते हैं तो फिजियोलॉजी से कभी कोई क्वेश्चन टफ नहीं पूछा है, बस थोड़ा सा समझने का जरूरत पड़ेगा। बाकी बात तो हाँ, एक चीज बता दो हमको कि इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन में जो इंटरकोस्टल मसल्स है, 2 टाइप का होता है, एक होता है एक्सटर्नल और एक होता है इंटरनल। तो बता दो कि इनहेलेशन में कौन सा काम करेगा, इंटर या एक्सटर्नल या इंटरनल? एक्सटर्नल। इनहेलेशन में इनहेलेशन, हाँ, इनहेलेशन में क्या करेगा, एक्सटर्नल। इसको याद रखना, बहुत कंफ्यूजन है इसमें। और एक्सहेलेशन में क्या होगा, इंटरनल। अच्छा, ये मसल्स कहाँ पे प्रेजेंट होता है? इंटरकोस्टल मसल। इंटरकोस्ट कहाँ किस पार्ट? रिब्स के बीच में। हाँ, बीच में। इंटरनल और रिब्स के। हाँ, तो एक्सटर्नल क्या होता है, बाहर। मान लो ये एक नीचे अंदर वाला पार्ट है, ठीक है, ये इंटरनल हो गया, इसके ऊपर में ही इस तरह एक्सटर्नल हो जाएगा। मान लो ये इंटरनल है, उसके ऊपर में एक्सटर्नल का लेयर आ जाता है, तो वही होता है। तो एक्सटर्नल इंटरनल फिर से समझाइए। एक्सटर्नल क्या हो गया कि बाहर में, और इंटरनल क्या है, अंदर में। ठीक है, रिब्स के अंदर जो रहेगा वो इंटरनल। हाँ, रीब्स, देखो रीब्स के बीचों बीच प्रेजेंट है ना, तो एक लेयर है, मतलब लेयर बनाएगा ऊपर अंदर और बाहर का। ठीक है, तो इस तरह का, अगर मान लो इस तरह का इंटरनल अंदर रहे तो एक्सटर्नल बाहर लेयर है, बस उसी के मसल्स को वो क्या करता है, इनहेल एक्सेल करता है। सॉरी, इनहेल एक्सेल में वो एक्सपेंड एंड रिलैक्स करता है, बस। अच्छा, एक चीज और है कि हाँ, एब्डोमिनल मसल्स, सॉरी, इनहेल और एक्सेल में कौन सा एक्टिव प्रोसेस है, इनहेल या एक्सेल? इनहेल या एक्सेल? इनहेलेशन एक्टिव। कहाँ का मसल्स यूज होता है? एक्सेलेशन एक्टिव नहीं है सर। एक्सेलेशन एक्टिव प्रोसेस नहीं, पैसिव, उसमें एनर्जी नहीं लगता है। इनहेलेशन में एनर्जी लगता है। कहाँ का एनर्जी लगता है, बोलो? कहाँ का एनर्जी मतलब? हम लोग जब इनहेल प्रोसेस करते हैं तो वो उस प्रोसेस में एनर्जी का रिक्वायरमेंट है, ठीक है। लेकिन वो एनर्जी कहाँ से आता है, वही पूछ रहे थे। एनर्जी तो एटीपी किससे आएगा? हे भगवान, तो एटीपी कहाँ से लेगा, किस पार्ट से लेगा, ये पूछना था। ठीक है, अरे तुम लोग खुद फील करो, बताओ हमको। डायफ्राम का मसल्स का तो अलग काम है। ब्लड प्रेशर लेगा सर, हर जगह तो ब्लड। अरे नहीं, पेट का मसल्स, एब्डोमिनल मसल्स बोल तो रहे हैं, एब्डोमिनल मसल्स। तुम देखो, इनहेल करोगे तो देखना पेट का मसल्स मूव करता है ना इनहेल एक्सेल में। तो वो है, ठीक है। तो वो पूछता है कि आखिर इनहेल जब करते हैं तो वो कौन सा प्रोसेस होता है, एक्टिव। कहाँ का एनर्जी लेता है, एब्डोमिनल उसका एनर्जी लेता है। ठीक है, एक चीज तुमको बताते हैं, ये थोड़ा अलग है, ठीक है, बट ये काम का चीज है। फीमेल का जब जब फीमेल प्रेग्नेंट होती है तो उस टाइम पे बहुत ज्यादा यूज जो है, जो जैसे भी नॉर्मल कोई पर्सन है तो एब्डोमिनल मसल्स का एनर्जी पूरा वो यूज करता है, मतलब जो यूज करना है वो एब्डोमिनल मसल्स का एनर्जी को यूज करता है इनहेल के लिए। बट फीमेल जब वो प्रेग्नेंट होती है तो फिर उतना ज्यादा वो यूज कर नहीं पाता है, ठीक है। तो फिर और एनर्जी वो कहाँ से लेता है, थोरैसिक रेस्पिरेशन होता है। गुड, थोरैसिक रेस्पिरेशन इसी को बोलते हैं, ठीक है। थोरैसिक रेस्पिरेशन मतलब चेस्ट का जो मसल्स वहां का एनर्जी को यूज करती हैं फीमेल, ताकि उसको सही से
मतलब इस प्रोसेस में यूज हो पाए एनर्जी। एब्डोमिनल मसल्स उतना ज्यादा एनर्जी नहीं दे पाता, क्योंकि कहीं ना कहीं वो एनर्जी जो है डेवलपमेंट में भी तो लगना है, ठीक है। तो ये चीज होता है, इसीलिए फीमेल में क्या बोला जाता है कि आप ज्यादा मतलब स्टेयर नहीं चढ़ते हैं। एक तो स्टेयर चढ़ना है कि चलो स्टोमक में वूम पे प्रेशर ना पड़े, वो भी है, बट एनर्जी तुरंत लॉस हो जाएगा और उतना ऑक्सीजन वो कंज्यूम नहीं कर पाएंगे, ठीक है। इसीलिए ये सब चीज होता है, इसलिए प्रिकॉशन लेने के लिए बोलता है। ये सब चीज है थोरेसिक जिसको बोलते हो इनहेलेशन, वो चीज है वहां पे। इस तरह का क्वेश्चन रहेगा तुम्हारे पास। डायफ्राम का कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, हाँ अच्छा, ये थोरेसिक कैविटी का जो इंक्रीजमेंट होता है वहां पे भी एक क्वेश्चन रहता है, वहां पे क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 एंड CO2, और यहाँ पे डायरेक्टली डिपेंड होता है डायफ्राम से, जो कि सी शेप्ड होता है, ठीक है। तो जब कॉन्ट्रैक्ट होगा तो वो दबेगा और वो ऊपर उठ जाएगा, और रिलैक्स होगा तो अपने शेप में आ जाता है। तो इस तरह का क्वेश्चन उसमें रहेगा, जो कि इंटरनल और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स का वहाँ पे हेल्प करता है। इसमें तो यही क्वेश्चन बनता है, और कोई क्वेश्चन बनेगा नहीं। हाँ, डाइजेशन में क्वेश्चन बहुत ज्यादा बनता है, जैसे तुम्हारा लीवर वाला जो है, लीवर जैसे लार्जेस्ट ग्लैंड जो है वो लीवर है, उसमें जो क्लस्टर ऑफ सेल्स है जिसको हिपैटिक लोब्यूल्स बोल रहे हैं, हिपैटिक सेल्स है, उसी में ग्लेसन्स कैप्सूल भी पूछता है वहां पे, तो वहां से क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। कॉमन डक्ट पूछेगा, तो हिपैटोपेनक्रेटिक डक्ट, वहां पे कौन सा स्फिंक्टर है जिससे वो बंद होता है, तो स्फिंक्टर ऑफ बंद नहीं, गार्डेड होता है, ऑडी, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन रहेगा, और तो क्वेश्चन ऑलमोस्ट सब डील हो ही गया है, ठीक है। सर अगर डायफ्राम टूट जाए तो हम लोग क्या रेस्पिरेशन नहीं कर पाएंगे, ब्रीदिंग मर जाएंगे, मर जाएंगे। हाँ। थोरेसिक जो केज बनता है ना, वो लंग्स को प्रोटेक्ट ही करना है। अब सोचो वो केज ही ब्रेक कर गया तो बोन्स वगैरह अंदर घुस जाएगा, और वस्कुलर ऑर्गन में अगर घुस गया अंदर तो क्या हो जाएगा। इस तरह से क्वेश्चन पूछता है कि मान लिया कोई पर्सन एक्सीडेंट कर गया भाई, और उसके बॉडी में कोई चोट नहीं लगा, कुछ नहीं लगा, तो क्या हुआ होगा जो मर गया, तो उसका वही डायफ्राम या फिर थोरेसिक केज ब्रोकन हो जाता है, जिसके कारण तो इस तरह का पहले क्वेश्चन इस तरह से पूछता था, तो वो सब दिक्कत करता है, ठीक है। हाँ, ट्रेकिया से क्वेश्चन तो बता ही दिए, और तो क्वेश्चन ऑलमोस्ट बता दिए, और कुछ नहीं है, ठीक है। और पढ़ो इसको अच्छे से, ठीक है। और किसी को कुछ पूछना है? सर जो वोमिटिंग होता है तो वो मतलब कहाँ से, जो स्टमक का रहता है फूड या फिर इंटेस्टाइन से? बाउल मूवमेंट ऑफ स्टमक, वोमिटिंग तो में उतना प्रेशर मतलब कहाँ से क्रिएट होता है, एंजाइम से? एंजाइम नहीं है, मसल्स, बाउल मूवमेंट, मसल्स मतलब पूरा वो मचोड़ना स्टार्ट कर जाता है, तो वो सारा मसल स्टमक वॉल से ही होता है, नीचे से प्रेशर स्टार्ट होगा, वो प्रेशर के सब ये कर देता है, ठीक है। इसलिए बोलता है पूरी तरीके से स्टमक को फुल नहीं करना चाहिए। क्योंकि स्टोमक में हमारा 3 से 4 घंटा फूड रहता है, ठीक है, क्योंकि वहां पे प्रोटीन का डाइजेशन होना है, तो एंजाइम एक्शन वगैरह होता है तो टाइम लग जाता है, इसीलिए, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन में उतना बार टाइम नहीं लगता जितना ये स्टोमक में रहता है, तो वो चीज वहां पे होता है, ठीक है। डिजीज वगैरह से क्वेश्चन रहता है, एक ये वाला क्वेश्चन पूछा था वॉमिटिंग का क्या कारण है, तो बाउल मूवमेंट ऑफ स्टोमक, इस तरह से क्वेश्चन एक बार आ चुका है, ठीक है। और कुछ बताओ, और कुछ तो नहीं पूछना है? नहीं, नेक्स्ट क्लास फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं आगे का 2 चैप्टर, तो पढ़ के आना। नेक्स्ट क्लास सॉरी नेक्स्ट जो सर्कुलेटरी सिस्टम है, ठीक है, और उसके बाद फिर कौन सा है, शायद किडनी वाला है ना, एक्सक्रीशन, दोनों करके आना, दोनों हम लोग इसमें बात करेंगे। इसमें तो खैर डिसऑर्डर से भी क्वेश्चन पूछता है, सर्कुलेशन में एंजाइना वगैरह पूछा है, ठीक है, कोरोनरी आर्टरी डिजीज भी पूछा है, CAD क्या होता है, ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट क्लास मिलते हैं।